Okay, so hello, Purvasri. How are you? I'm fine. How are you? Me too. I'm good. So, how are you feeling right now after becoming officer from aspirant to officer? The journey was a very long one, a very tedious one, Uh, where there were more lows than highs. Highs से ज़्यादा तो lows ही थे, but it feels nice. It feels uh, nice. मतलब mm, the excitement has settled in. The responsibilities have are feeling real now. So it feels nice at the end of the day that we don't have to study. मतलब उतना ज़्यादा मतलब डर के नहीं पढ़ना पड़ेगा. We can study. We are studying still now, but mm. वो डर नहीं है. वो uncertainty जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हुआ है. तो it feels nice. Okay. So before we proceed, tell me a bit about yourself. थोड़ा आपके बारे में बता दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को कि आप क्या हो, कहाँ से आए हो. Little bit about yourself. Okay. So my name is Purvashri Dev. I come from Shilchar in Barak Valley. Shilchar se I belong, and I have done my schooling from Kendra Vidyalaya. Hence, I Okay. speak more in Hindi. Yes, hence I speak more in Hindi, and then I did my graduation in political science honors. Took political science as my major subject. Then from Delhi University. Mm, Then did my masters in public administration and mm. was giving UPSC. I have given UPSC twice, failed both of them In attempts, which year? and Which year? 2023 and 2024. Okay, that's nice. My first Uh, attempt was in 2019. okay, 2019, Okay. and then and then gave for 2025. I skipped the attempt for UPSC, came to APSC to give the exam, and by God's grace, cleared the examination. Very nice. अच्छा, next my question is like ये तुमने कब सोचा कि ये गोल होना चाहिए? Not just dream of या फिर not just an option, but this is my goal. एक होता है ना कि नहीं ये तो करना ही करना है. एक्चुअली बहुत बचपन से जब से आई डोंट इवन रिमेम्बर कि मतलब ऐसा मतलब गोल गोल तो मुझे याद नहीं है. इट केम इवेंचुअली इट केम. हम्म, ऐसा कोई भी टाइम ऐसा नहीं था कि मतलब आई वाज हाउ डू आई से मतलब वेरी सीरियस अबाउट एग्जामिनेशन बट वेरी कंफ्यूज कि आगे क्या करना है. पहले मैं बोलती थी कि मुझे जर्नलिज्म करना है. देन हम्म, वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी. मतलब was not very sure but after going to Delhi University वहां पे एक वाइब है. वहां पे हम्म, हाउ डू वी से एक मतलब किक है वहां पे. मतलब हर कोई करता है सिविल सर्विस लाइफ में. वो लोग एक बार ना एक बार तो करते ही हैं. सो माई हम्म, कॉम्पेट्रियट्स दोज हु आर स्टडिंग स्टिल नाउ दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू गिव द एग्जामिनेशन. तो हर कोई दे रहा था. तो आई थॉट कि लेट मी ऑल्सो ट्राई वंस. एंड मतलब राजेंद्र नगर आई वेंट टू राजेंद्र नगर, करोल बाग, कमला हम्म, नगर, एवरीबडी हर तरफ ही बुक्स थे. मतलब सिर्फ टॉपर्स के उस समय के टॉपर्स है. आई रिमेम्बर कि am I audible? Yes. So I remember कि श्रुति मैम का जो उस 2022 के आई थिंक टॉपर थी वो. तो उनके बुक्स आ गए थे. देन उसके बाद हम्म, जब मैंने अपना फर्स्ट टाइम एग्जाम देने गई थी तो अपाला मिश्रा मैम के नोट्स आ गए थे. तो मतलब बहुत ही डायनेमिक लगा. और हम्म, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगे उसके बारे में कि समझने की कोशिश किया कि क्या है एग्जाम. मतलब क्या चीज है. पहले मुझे सच्ची में नहीं पता था कि क्या होता हम्म, है. आईएएस कौन होता है, एक डीसी हम्म. कौन होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं पता था. बट लेटर ऑन मतलब धीरे धीरे करके समझ में आया कि अच्छा है ये. करियर वाइज अच्छा करियर है. मतलब यहाँ पे कर सकते हैं कुछ इस टाइप No का. doubt, India में एक I think one of the best career. या Yeah, प्रोबेबली विद one अ of the best लॉट career. ऑफ वर्क. विद अ हाँ, लॉट ऑफ वर्क बट यस अ वेरी रेप्यूटेबल वन. हाँ. Uh, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है. आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा है तो उसके बाद से नो डाउट आपने पहले ही बताया कि आई वेंट फॉर लाइक इनटू आईएएस यूपीएससी प्रिपरेशन. तो फिर ऐसा आपने क्यों सोचा कि नहीं अब यूपीएससी बहुत यूपीएससी हो गया अब थोड़ा एपीएससी में ध्यान दे देते हैं. ऐसा क्यों है? मतलब ऐसा ऐसा तो नहीं सोचा होगा ना कि लाइक नहीं पहले एक जॉब ले लेते फिर यूपीएससी देखेंगे या फिर वैसा कुछ नहीं है? मतलब यूपीएससी ने मुझे लाइफ में अगर किसी चीज ने मुझे इतना हम्बल किया है वो है यूपीएससी का एग्जाम. बिकॉज आई वॉज अ वेरी डिसेंट स्टूडेंट. मतलब बहुत अच्छे भी नहीं पर मतलब बहुत खराब भी नहीं. आई वॉज अ गुड स्टूडेंट थ्रू आउट माई
लाइफ, और मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, मैंने कभी भी फेलियर जो है वो फील नहीं किया था। बट फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मतलब बहुत हम्बल हो गई थी मैं, मतलब मुझे समझ में आ गया कि ये ऐसे नहीं होगा जैसे हम कॉलेज में पढ़ते स्कूल में पढ़ते, ऐसा नहीं होगा। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड इट इज लाइक रशियन रूलेट, मतलब गैम्बल है ना। यूपीएससी इज जस्ट, मैं तो ये भी बोलती हूँ कि इट इज लाइक गैम्बल, बिकॉज आप इंडिया के बेस्ट माइंड्स के साथ compete कर रहे हैं। Yeah, बेस्ट absolutely. माइंड्स, मतलब और मतलब हर कोई, मतलब इन देयर मतलब ओन रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी दे आर द बेस्ट। तो उसके बाद गेव टू अटेम्प्ट्स एंड वाज नॉट एबल टू क्लियर इट, बट अगेन सिविल गॉड्स ग्रेस एंड मतलब मेहनत भी किया था और वो हो भी गया। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? हाँ हाँ, इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, दैट्स सो नाइस। या फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर क्रैक हो जाता है तो इससे बड़ी खुशी और क्या ही होता है एक एस्पिरेंट के लिए। आई कैन फील इट एक्चुअली क्योंकि ये जर्नी ही ऐसा है कि सबका हो जाना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, आपने ये जो प्रिपरेशन है इसमें आपने अप्रोच क्या रखा था? क्या अप्रोच था आपका? मतलब अप्रोच हर एग्जाम में चेंज हुआ है मेरा। प्रीलिम्स में अलग अप्रोच, मेंस में अलग अप्रोच, और इंटरव्यू में भी अलग अप्रोच। इस तरीके से अलग अलग मतलब वो रखा था मैंने। फॉर प्रीलिम्स इट वाज मोर लाइक कि कैसे ज्यादा बेटर स्कोर करना है, किस तरीके से अपना स्कोर्स को इम्प्रूव करना है। आई वाज ऑलवेज, आई आई स्टिल नाउ, अभी भी आप अगर मुझे बोलेंगे कि मुझे प्रीलिम्स एक बार और देना है आई मैं भाग जाऊंगी डर के मारे, बिकॉज आई हैव दिस फियर ऑफ प्रीलिम्स। आई डोंट नो, मतलब मुझे पता है कि मेरे साथ जितने भी यहाँ पे भी जुड़े हैं, मेरे चैनल पे भी जो लोग हैं, एवरीबडी उनको मन में है, फियर है प्रीलिम्स को लेकर। इनफैक्ट द ऑफिसर्स जिनके साथ मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, मतलब उनके मन में भी है कि मतलब दे आर ऑल्सो वेरी डाइसी विद द एग्जाम। तो प्रीलिम्स इज द, उसके लिए मैंने मतलब जी जान लगा के मेहनत किया है। मेंस के लिए भी किया है, बट प्रीलिम्स को क्लियर करना वाज लाइक कि मैं भगवान से बोलता करती थी कि भगवान जी प्लीज प्रीलिम्स क्लियर करा दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। मतलब वो है प्रीलिम्स ना, प्रीलिम्स का एक अलग स्ट्रेटेजी था, बहुत एग्रेसिव स्ट्रेटेजी था वो मेरा। और उसके बाद फिर मेंस में, अगेन मेंस में बहुत मेहनत किया है। बट प्रीलिम्स मतलब मेंस में फिर भी एक कॉन्फिडेंस था कि निकाल सकते हैं, लिख पाएंगे, कंप्लीट कर लेंगे। बट प्रीलिम्स के समय पे इट वाज मोर लाइक कि मतलब क्या होगा कैसे होगा, बहुत डेंजरस सिचुएशन है वो। तो प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी तो लगे क्या था आपका? प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी। देखिए, मतलब जब मैंने पिछला 2 अटेम्प्ट दिया था इन यूपीएससी, आई वाज एन ओवर अटेम्प्टर, सीरियसली ओवर अटेम्प्ट करना, बिकॉज आई वाज नॉट वेरी श्योर। बिकॉज मेरा इट वाज लाइक कि मेरा जो एक्यूरेसी इट वाज अराउंड 75%, 60 to 75% के बीच का एक्यूरेसी है। तो एनीबडी, आई नो मेजोरिटी 90% ऑफ द जनता जो भी एग्जाम देते हैं उनका भी उतना ही है, 65-70% का ही एक्यूरेसी है। बहुत कम होते हैं जिनका बहुत अच्छा एक्यूरेसी रहता है, 80-90% का। बट आई वॉज की मतलब आई हैड अ वेरी लो स्कोरिंग उस समय पे, आई यूज टू स्कोर वेरी लो। सो मेरा यही था कि मतलब ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, कम अटेम्प्ट करना है, पर जो कर रहे हैं उसको अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। और आई यूज, मुझे याद भी है कि मेन एग्जाम के समय पे आई मतलब स्ट्राइक ऑफ सम क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन को घूम के वापस नहीं देखना है, मतलब इसको एकदम ही स्ट्राइक करके रख दे कि आई एम नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट एंड कम एंड लुक एट दिस क्वेश्चन। बिकॉज देखने के लिए जाऊंगी तो फिर दिमाग चलने लगेगा, अरे कहीं तो पढ़ा था, कहीं तो पढ़ा था, उस टाइप का लगने लगता है। फिर उसको अटेम्प्ट करने जाते हैं, फिर वो गलत होता है मैक्सिमम टाइम। मेरे मेरे केस में तो मैक्सिमम टाइम ही गलत होता था। तो ओवर अटेम्प्ट नहीं किया। मतलब आप, 72 के आसपास किया था। अच्छा, आउट ऑफ 100 आपने 72 के आसपास किया था। ओके, मींस एक्यूरेसी में ज्यादा फोकस रखना चाहिए, इजंट इट? या एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा फोकस रखना चाहिए। एंड या, हाँ बिकॉज मतलब एग्जाम प्रीलिम्स में तो ना मार्क्स काउंट होता है ना ही कुछ होता है, यू हैव टू क्रॉस द कट ऑफ। सो डेफिनेटली एक्यूरेसी में ज्यादा फोकस रखना, मैं भी एक्चुअली वही विश्वास में उसी में विश्वास रखता हूँ कि एक्यूरेसी में आई थिंक ज्यादा फोकस रखना चाहिए। ओके, दैट्स नाइस। नेक्स्ट, लाइक आंसर राइटिंग में क्या किया था आपने? क्योंकि आपका तो फर्स्ट अटेम्प्ट भी है, तो आंसर राइटिंग में आपने क्या किया था? आंसर राइटिंग मैंने बहुत रिगरस आंसर राइटिंग किया था। आई वोंट लाई अबाउट द फैक्ट दैट आई हैव रिटन अ लॉट एंड लॉट ऑफ आंसर। मतलब मतलब लिखा मैंने बहुत ज्यादा। स्टार्टिंग का जब आई वाज वेरी श्योर, मतलब एग्जाम प्रीलिम्स देख के उस समय पे लग रहा था आई हैव
I had talked to my mentors also कि I told them कि I was getting around this number. So they told me कि don't waste your time. Start preparing for means. You will go clear the examination. तो उन्होंने मुझे बोला तो I started. तो I remember I think 8th को हमारा जून या फिर जून 8th को एग्जाम था. Then 10th से I started preparing for ethics. तो ethics रिजल्ट से पहले ethics was more so done for me. So 15 days का वो leverage था मेरे पास. तो I started with ethics. फिर मतलब स्टार्टिंग का जुलाई का 15 तक आई वाज मोर सो कि कलेक्ट करना है, डेटा कलेक्ट करना है, नोट्स कलेक्ट करने हैं और वो बनाना है. उसके बाद जुलाई के बाद से मतलब अच्छे से आंसर लिखना शुरू किया. एंड तक आई रिमेम्बर अक्टूबर 4th या 5th तक मतलब अगस्त पूरा महीना, सितंबर पूरा महीना एंड अक्टूबर के भी लास्ट तक आई वाज राइटिंग आंसर एवरी वीक. मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे आई वाज राइटिंग फुल लेंथ टेस्ट. तो मतलब and what about other days? Monday, Tuesday, Wednesday I was मतलब कि collecting data, newspaper reading, revising the facts and then again sitting for the next cycle. तो उस तरीके से Friday, Saturday, Sunday you read like full length, means 20 full length question. yes. Say 3 hours for each paper. 3 hours for each paper. Okay, fine. Then I can say like every weekly like आपने around 60 questions के आसपास लिखा है. 60 in the sense 60 100 से तो 20 questions हो जाएगा ना. ऐसे भी लिखा है ना, ऐसे भी लिखती थी, GS5 भी लिखती थी. ओके, ऑल राइट. तो बिफोर प्रीलिम्स आपने कभी आंसर्स के बारे में सोचा नहीं? नहीं, प्रीलिम्स से पहले नहीं लिखा था. आफ्टर प्रीलिम्स आपने आंसर राइटिंग शुरू किया है? आफ्टर प्रीलिम्स. अच्छा, व्हाट डू यू थिंक कि लाइक इसमें एक मेंटर का रोल कैसा होता है? डू यू थिंक लाइक मेंटर होने से बेटर होता है ये पूरा जर्नी में? मतलब विदाउट एनी डाउट, मतलब यू नीड समबडी जो मतलब हु इज वेरी न्यू इन दिस बॉल गेम एंटायर जॉनर ऑफ एंड दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. दे नीड अ मेंटर. इनफैक्ट बहुत एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी यू नीड समबडी टू गाइड यू कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये आप सही कर रहे हैं. यू डेफिनेटली नीड अ मेंटर, समबडी टू गाइड यू इन योर थिक एंड थिंग्स. आप अगर अच्छा कर रहे हैं, क्या उसको कैसे इंप्रूव करें. अगर आप अच्छा नहीं कर रहे तो कहाँ पे आप इंप्रूवमेंट ला सकते हो. तो यू नीड अ मेंटर. बट बहुत सारे मेंटर्स भी नहीं चाहिए बिकॉज बहुत सारा क्लैश ऑफ ओपिनियंस हो जाता है. यू नीड 2-3 मेंटर्स जहाँ पे दे कैन गाइड यू इनफ कि आपको समझ में आए एंड उस तरीके से. ओके, फाइन. आपने कहीं पे कुछ आंसर राइटिंग वगैरह का कोर्स लिया था या फिर लाइक एनी मॉक्स एंड ऑल? हाँ, आई टुक फ्रॉम टू इंस्टीट्यूट. 2 से तो मैंने परचेज ही किया था एंड 2 इंस्टीट्यूट में ओपन मॉक्स थे तो वहां पे जाके भी दिया था. ओके, सो हाउ डू यू थिंक अबाउट इट? मतलब आप क्या सोचते हो, क्या बेनिफिट मिला आपको? फर्स्ट थिंग्स की बहुत रेगुलर मॉक्स होते थे ना, तो वो मैं लिखा करती थी. तो इट इवेंचुअली वो मुझे 2 मॉक्स जब मैंने 2 फुल लेंथ लगा दिया था तो उसके बाद से मुझे पता चल गया था कि स्पीड कैसे करना है. तो मुझ में मैंने खुद में इंप्रूवमेंट देखा कि आई वाज राइटिंग फास्टर आफ्टर 2 फुल लेंथ्स. मुझे पता चल गया कि आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट ऑल माय आंसर्स. तो आई नीड टू मतलब आई शिफ्टेड माई स्ट्रेटेजी. पूरा स्ट्रेटेजी ही मैंने शिफ्ट कर दिया कि किस तरीके से आंसर लिखना है. वो मुझे एटलीस्ट 2 फुल लेंथ लिखने के बाद ही समझ में आया बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट माई आंसर्स ऑन टाइम. 2-3 क्वेश्चन छूट जा रहे थे. सो इट वॉज अ बिग ब्लंडर जो मतलब मुझे नहीं करना था. तो वो मुझे लगा. सेकेंड, उनका फीडबैक ऑब्वियसली मैं देखती थी कि कहाँ पे कौन से क्वेश्चन पे एथिक्स पे कैसे लिख रही हूँ, GS1 में किस तरीके का फीडबैक आ रहा है. फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ऑब्वियसली आई यूज टू ट्रैक कि मतलब मुझे इस फुल लेंथ में मुझे आई वाज स्कोरिंग अराउंड 600. देन उसके बाद मैं लिख लेती थी कि इस वाले फुल लेंथ टेस्ट 1 में मैंने 600 स्कोर किया टुगेदर. फिर अगले में मैं ऐसा बनाती थी कि मुझे इस बार 650 स्कोर करना है. तो मैं पूरा स्ट्रेटेजी बनाती थी कि अच्छा ठीक है 650 अगर स्कोर करना है तो ये जगह पे इंप्रूवमेंट लाना है. तो उस हिसाब से मैं पूरा मतलब वीक को भी प्लान करती थी कि नेक्स्ट फुल लेंथ में मुझे ये 650 स्कोर करना है. तो मैं ये इन टॉपिक्स को पढ़ूंगी अच्छे से एंड देन आई विल स्कोर. तो इवेंचुअली आपको भी अच्छा लगता है कि अगर आप कर पा रहे हैं 650 नहीं तो 620 से 630 भी स्कोर करें तो अ विन इज अ विन, स्मॉल और बिग. यानी कि आप अगर क्रिस में बोलना चाहे तो इंस्टीट्यूट से जब आप मॉक्स वगैरह ले रहे थे तो आपका फर्स्ट थिंग टाइम मैनेजमेंट, सेकंड फीडबैक, राइट? तो टाइम मैनेजमेंट एंड फीडबैक
एक बड़ा रोल होता है ना उसका फ्रॉम। और अगेन कॉम्पिटिटर्स भी आपको मालूम चलता है कि कहाँ पे क्या लिख रहा है, कौन कॉम्पिटिटर्स। या ओके फाइन, ओके फाइन। एक्चुअली नहीं, ये मैंने पूछा है बिकॉज हम लोग का भी इंस्टीट्यूशंस है ना, तो हम लोग ने भी मतलब ऐसा ही 5 डे आंसर राइटिंग प्रोग्राम हम लोगों का भी है। तो इसलिए मतलब ये स्टूडेंट्स कई बार पूछते हैं कि आंसर राइटिंग का क्या रोल है, क्या नहीं है। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। हाँ, तो हम लोग का भी वही वाला प्रोग्राम है कि पर डे हम लोग 5 क्वेश्चंस देते हैं स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स उसमें हाँ वो लोग लिख के फिर हम लोग उसको फीडबैक देते हैं। तो इसलिए मैंने आपको पूछा। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने करंट और स्टैटिक इसको एक साथ कैसे आपने लेके, मतलब ये यू आर कंटिन्यूइंग विद बोथ द साइड्स, करंट प्लस स्टैटिक दोनों को एक साथ जो लेके जाना होता है, उसको आपने कैसे डील किया? कंटिन्यूसली आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर्स, तो न्यूज़पेपर से आपको थीम भी पता चल जाता है कि ये थीम पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे उस समय पे इट वाज मोर कि ब्रिक्स के ऊपर न्यूज आता था, देन अगेन बहुत सारे इस तरीके के, जैसे रशिया इंडिया चाइना एक्सिस के ऊपर एक अच्छा आर्टिकल आया था आसाम ट्रिब्यून पे। सो वो क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट है उसमें भी आ जाते थे। सो वो धीरे धीरे आपको पता चलता है कि किस मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग। तो आई यूज टू, मतलब एक स्टैटिक नोट्स तो आपको कहीं से भी मिल जाता है, ठीक है, कोई भी टॉपर का स्टैटिक नोट्स आप उठा सकते हैं, वो लोग अच्छे से बना देते हैं नोट। उसी पे मैं ऐड ऑन करते रहती थी। आई यूज टू रीड हिंदू एंड द आसाम ट्रिब्यून वो, तो उससे पता चल जाता था अगर द हिंदू में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एंगल से कुछ आ रहा है या फिर वो इंडिया के एंगल से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आ रहा है, तो उसको मैं नोट डाउन कर लेती थी। अगर कुछ मिड डे मील के ऊपर एक अच्छा आर्टिकल आ गया या फिर कुछ एक अच्छा रिपोर्ट आ गया, मॉस्पी अगर जो हमारा स्टैटिस्टिक एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, वो बहुत डेटा रिलीज करते हैं, तो वो द हिंदू में आता है। तो आई यूज टू राइट इट डाउन। तो अगर GS1 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो मैं लिख लेती थी, GS1 के नोट्स में ही ऐड ऑन कर देती थी। कुछ मिड डे मील के ऊपर कुछ आ रहा है या फिर कोई IAS ऑफिसर ने कुछ अच्छा काम किया है कोई डिस्ट्रिक्ट में, या फिर प्रेसिडेंट ने किसी को अवार्ड दिया है, किस रीजन से दिया है, तो आई यूज टू राइट इट डाउन। वो आपको जब आप धीरे धीरे व्हेन यू विल गेट टू नो एंड व्हेन यू विल बी फेमिलियर विद द सिलेबस, आपको समझ में आ जाएगा। सो उस हिसाब से आप बना सकते हैं, स्टैटिक और करंट को एक साथ लेके चल पाएंगे। तब पहले आपको सिलेबस से गो थ्रू होना पड़ेगा, यू हैव टू बी फ्रेंड्स विद द सिलेबस। Yeah, so you mean syllabus and PYQ should be your best friend, yeah right? अच्छा, yes सिलेबस और PYQ उसका क्या क्या रोल है, तो थोड़ा सा आप बता दीजिए। मतलब why syllabus these two things should be best friend? Actually my question वो वाला है मेरा, कि ये जो हर कोई बताता है, डेफिनेटली आई टू एग्री, सिलेबस और PYQs ये फ्रेंड इसको क्यों बनाना पड़ता है? व्हाट इज द रिलेवेंस? वो वाला मैं एक्चुअली जानना चाह रहा हूँ। ये अगर हम अपना एग्जाम भी देखेंगे तो उसमें इतने सारे टॉपिक्स है, मतलब फ्रॉम पॉलिटी टू इन्वायरमेंट टू, अगर पॉलिटी से देखे इन्वायरमेंट तक, साइंस एंड टेक से लेके सोसाइटी तक, इतना वेरिएशंस है, राइट? सो इतना वेरिएशंस के बीच में हम पता कैसे चलेगा? वो तो फिर अगर हम देखें तो एनीथिंग अंडर द सन आ सकता है ना, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। वो सिलेबस डिकोड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको हर चीज नहीं पढ़ना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि क्या पता होना, या दैट इज वेरी वेरी क्रूशल। इसीलिए और PYQs आपको बताते हैं कि उस साल क्या पूछा गया है, क्या पूछा जा सकता है। सो इट इज मतलब PYQ से आपको पता चलेगा कि थीम्स क्या रिपीट हो रहे हैं, क्या पूछा जा सकता है। स्पेशली प्रीलिम्स में बहुत हेल्पफुल रहता है वो थीम रिपीट वाला। ओके, यू मीन सिलेबस की क्या क्या पढ़ना चाहिए, और PYQ इज लाइक मतलब जो पढ़ने को बोला है उसमें से क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे वो आपको पता चलेगा, करेक्ट? यस यस, ओके फाइन। देन APSC का सिलेबस तो बहुत बड़ा है, तो आपने इसको ब्रेक डाउन कैसे किया? मतलब डे वाइज, वीक वाइज, या मतलब वो कैसे आपने ब्रेक डाउन किया? बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट सिलेबस। या सो मतलब अगर मेंस का ही बोलूं मैं, क्योंकि मेंस में ही सबसे ज्यादा तो मुझे याद है अभी तक है, क्योंकि प्रीलिम्स का इट वाज मोर लाइक बहुत स्पोरेडिक रीडिंग्स होता था मेरा, तो मुझे उतना खास याद भी नहीं है। इट हैज मतलब
1 साल से ज्यादा ही होने को हुआ है, सो प्रीलिम्स तो उतना याद नहीं है, बट मेंस का मुझे याद है कि मतलब हर सब्जेक्ट को मैंने डेज असाइन किए थे। आई वाज नॉट लाइक कि मुझे ये करना, मतलब एक हफ्ता वैसा नहीं हो कि मतलब एक दिन कर लियो देन एक सब्जेक्ट उठा लिया, एक दिन में दो दो सब्जेक्ट ऐसे नहीं करती थी। आई यूज टू असाइन डेज कि 15 डेज में एनी हाउ बाय हुक और बाय क्रुक आई एम कंप्लीटिंग एथिक्स, और 10 डेज में बाय हुक और बाय क्रुक आई एम कंप्लीटिंग GS1। सो वो मेरा डेडलाइन में सेट करती थी, वो डेज का डेडलाइन होता था, वीकली नहीं होता था, डेज के डेडलाइन पे मैं फिट करती थी। एंड होता था कभी कभी कि आप बोर हो जा रहे हैं सब्जेक्ट को पढ़ पढ़ के, एथिक्स को पढ़ पढ़ के आप बोर हो रहे हैं, तो आप चेंज कर सकते हैं। सुबह आप ज्योग्राफी पढ़िए, शाम को आप एथिक्स पढ़िए, अगले दिन फिर उठ के फिर से आप ज्योग्राफी कम, अगर ज्योग्राफी आपने उठाया तो ज्योग्राफी कंप्लीट करिए, शाम को एथिक्स कंप्लीट करिए। बोर हो रहे हैं तो सी सेट कर लीजिए, थोड़ा सा इस टाइप से, थोड़ा मिला मिला के करना पड़ेगा, वो सबका Okay. डिफरेंट रहता है। What about your CSET strategy? सीसैट वाज कि मतलब वो मेरे लिए एक बहुत डर पेन लगता था पॉइंट रहा क्या? है, बहुत 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 ज्यादा। ओके, सो तो कैसे कैसे आपने सीसेट की तैयारी कैसे किया आपने? कहाँ से किया, कैसे किया? सीसैट आई डिड, मतलब देर आर गुड प्लेलिस्ट, मतलब यूट्यूब में, तो वहां से मैं कर लेती थी, बट कोई ज्यादा खास हेल्प नहीं हुआ मुझे भी, आई वोंट लाई। सो मोस्टली आई यूज टू रिलाई ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज वहां मेरा एक्यूरेसी बहुत अच्छा था। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस जो डुएबल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो किए थे। एंड कुछ एक डिसीजन मेकिंग टाइप का यूनिक है APSC में, देखा मैंने कि वो कुछ डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस आपसे देते हैं। सो वो क्वेश्चंस आपको जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो वो सॉल्व हो जाते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं वो। सो वो करके आई डिड, एंड कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होते हैं वो कर सकते हैं। तो APSC सीसैट इज वे 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 टू इजी देन, अगर हम UPSC का सीसैट देखें तो इट इज वेरी वो तो डूएबल। कंपेयर नहीं होता है यूपीएससी से, हाँ इट्स वे टू इजी, नो डाउट। जो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू का जो क्वेश्चंस सीसेट में आते हैं ना, उसको लेके आपका अप्रोच कैसा था? बस आपने प्रीवियस ईयर एपीएससी पेपर्स किया या फिर कहीं से कुछ मतलब देखिए, डायरेक्ट एग्जाम में जाके तो ऐसा नहीं है ना कि हाँ ये कर लूंगी मैं या फिर ये कर लूंगा मैं, तो डेफिनेटली कुछ तो आइडिया चाहिए, या फिर मतलब उसको आपने कैसे कैसे आपने अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस लाया कि हाँ ये क्वेश्चन का अप्रोच मेरा ऐसा होगा, जो आपने अभी बोला ना कि हाँ ये मेरा हो जाता है, तो वो आपने कैसे हाँ सीखा है? ठीक है, वो क्वेश्चंस ना आप जब पढ़ेंगे ना तो ही आपको समझ में आएगा। एक तो वो कभी कभी इतने एब्सर्ड ऑप्शंस डालते हैं कि वो आप डायरेक्टली उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर है कि somebody, एक क्वेश्चन आई थिंक मुझे याद है कि somebody, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, सो व्हाट यू हम्म, आर गोइंग टू डू एज एन IAS ऑफिसर या फिर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। वहां पे लिखा है, ऑप्शंस में लिखा है कि आप वहां से छोड़ के भाग जाएंगे। ऑब्वियसली आप वो नहीं करेंगे, एज अ गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री यू आर नॉट गोइंग टू डू कि आप छोड़ के भाग रहे हैं। ठीक है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर है भी या नहीं भी है, यू आर नॉट गोइंग टू रन। ठीक है, तो वो yeah. अब वैसे टाइप के एब्सर्ड ऑप्शंस को आपको डिलीट कर देना है। वो मतलब आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको भी समझ में आ जाएगा। मैं इस बार एक मतलब क्वेश्चन आया आई, था ना, लाइक नर्स नर्स को क्या करना चाहिए, आई थिंक लास्ट 2024 में ही आया हुआ था कि जब एक पेशेंट आता है तो हॉस्पिटल में जो रिसेप्शनिस्ट, ऐसा ही कुछ था क्वेश्चन कि हाँ हाँ, उनको क्या करना चिल्ला के चाहिए बात करना फर्स्ट। चाहिए। हाँ, हाँ पुलिस रिपोर्ट के लिए वेट करना चाहिए या फिर ऐसा कुछ ऑप्शंस था उसमें, आई आई हाँ, डोंट रिमेम्बर व्हाट आर द ऑप्शंस, बट ऐसा ही कुछ था क्वेश्चन। ये मतलब ये डुएबल चीज है। मतलब आप ऑब्वियसली, आप अगर एक नर्स है तो आप उसके ऊपर मतलब पुलिस रिपोर्ट का वेट नहीं करेंगे, ऑब्वियसली आप उसको एडमिट करेंगे, राइट। तो इस तरीके के जो एब्सर्ड ऑप्शंस है उनको आप डिलीट कर दीजिए। आप वो वाले क्वेश्चंस आप डेफिनेटली कर लेंगे। कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं वो हो जाते हैं, तो इट इज वेरी डुएबल। यू APSC से इट इज वेरी डुएबल। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम लाइक PYQs, आपने कुछ एक्स्ट्रा कुछ उसमें एफर्ट दिया नहीं है, मतलब आई मीन टू से कुछ अलग कुछ पढ़ा नहीं है, या फिर कोचिंग या फिर लाइक मेंटरिंग या फिर सीसेट के लिए कुछ? नहीं नहीं, मॉक टेस्ट लिया था एक बस, वो भी पूरा कंप्लीट नहीं किया था, मतलब दिया नहीं था। मतलब ज्यादा फोकस हम्म, GS1 का जो प्रीलिम्स है उसी पे दिया हम्म, था, बाकी हो जाता है। APSC सेट से डरने वाला बात नहीं है। ओके ओके ओके। अच्छा, नेक्स्ट इज लाइक बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि एपीएससी में जो प्रीलिम्स में स्पेशली एलिमिनेशन टेक्निक, जो अभी यूपीएससी में तो हट गया है, लेकिन अभी हम्म एपीएससी में जो एलिमिनेशन टेक्निक है उसका क्या सीन है? वो मतलब कैसे डील करना है, या फिर कैसे उसको अप्रोच क्या रखना है उसमें?
उसका उसका तो थोड़ा बताइए आप। मतलब मुझे जितना आता है मैं वही बताऊंगी। अगेन मैं वो मतलब आई एम वेरी मच अफ्रेड। मतलब अभी भी अगर मैंने अगेन आई वुड रिपीट कि अगर मुझे बोलेंगे प्रीलिम्स लिखने को मतलब मतलब मेंस आई मेंस वुड। दे दूंगी लेकिन हाँ प्रीलिम्स मेंस दे नहीं दूंगी। देना है। प्रीलिम्स नहीं मतलब प्रीलिम्स से आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। मतलब आई डोंट नो मतलब आई वुड बी वेरी फ्रैंक। मतलब मेरे भी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं एंड मतलब आई आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद प्रीलिम्स। मतलब एमसीक्यू वाली चीजों से आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल। सो आई एम ऑल्सो नॉट द राइट पर्सन टू गाइड फॉर प्रीलिम्स। ओके बट मुझे जितना आता है थोड़ा बहुत वही मैं बता सकती हूँ कि मतलब वो ना एक नैक आ जाता है। मतलब आप बहुत बार करते हैं ना वो क्वेश्चन को तो आपको एक नैक आ जाता है। वो यूपीएससी में तो डेफिनेटली मेरे पास वो नैक आया नहीं अभी तक। बट अगेन आई एम मतलब ट्राइंग टू डेवलप दैट नैक। पर वो नैक आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है। और मतलब वो एलिमिनेशन मतलब हाउ डू आई से इट एलिमिनेशन ना बहुत नॉलेज से एलिमिनेशन भी आता है। वो जो एलिमिनेशन का यूट्यूब में बहुत लोग वो करते हैं ना प्रचार करते हैं कि एलिमिनेशन से हो जाता है। पर वो नॉलेजेबल गेस होता है। इट इज नॉट एलिमिनेशन बट रैदर इट इज अ वेरी नॉलेजेबल गेम कि आप नॉलेज से उसको एलिमिनेट करें। बिना वो जाने आप उसको एलिमिनेट भी नहीं कर पाएंगे। इट इज सो हार्ड ठीक है तो मतलब पढ़ना पड़ेगा आपको। एलिमिनेशन भी तभी लगेगा जब आप पढ़ के जाएंगे। पढ़ सो के जाएंगे। सिर्फ एग्जैक्टली, स्मार्ट एलिमिनेशन गेस। इट्स वेरी स्मार्ट गेस एंड स्मार्ट गेस तभी कर पाएंगे जब आपने जब उस टॉपिक को नॉलेज होगा पढ़ा। आपके पास। या विदाउट नॉलेज तो हाँ, एलिमिनेशन भी नहीं लगता है। तो इन सिंपल अगर मैं प्रीलिम्स फ्रॉम स्टडीज टू क्लियरिंग प्रीलिम्स, अगर मैं ये दो तीन वर्ड में आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे कि स्टडी, देन पीवाईक्यूज और मॉक्स? मॉक्स यस। स्टडी करिए पीवाईक्यूज लगाइए मॉक्स मॉक्स जितना आप दे सके दीजिए। मैं तो बोलती हूँ कि आज से ही लग जाइए। मतलब मैंने शुरू कर दिया था। मैंने तो मार्च का नोटिफिकेशन से पहले से आई वाज डूइंग मॉक्स फ्रॉम फेब्रुअरी। मतलब रिगरस मॉक्स लगा दीजिए डेली। मतलब कहीं फ्री टाइम मिल रहा है तो 20 क्वेश्चंस का मॉक्स कर दियो। कहीं थोड़ा टाइम मिला उसमें भी खराब ही एक्यूरेसी है 50-55% ही आता था। बट ठीक है वो धीरे आपने धीरे मॉक्स करके। कहाँ से लगाया था? बहुत सारे इंस्टीट्यूट से लगाए थे। वैसे कोई एक वो नहीं था एक स्पेसिफिक नहीं था पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट से बहुत सारे मतलब मॉक्स लगाए थे। ऑनलाइन ऑनलाइन जहां से भी ऑनलाइन ऑनलाइन अवेलेबल होता है, यू कीप ऑन लाइक अटेम्प्टिंग द मॉक्स। अटेम्प्टिंग द मॉक्स। ऐसे बहुत बुक्स भी आते हैं जैसे ये इकोनॉमिक्स के लिए स्पेशली मैंने एक विवेक सिंह सर का एक बुक आता है। विवेक सिंह। इट इज फ्री फॉर ऑल। ठीक है वो 550 एमसीक्यूज का बुक आता है। तो सर के बुक से या फिर कहीं से मैंने पढ़ा अपना इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया। इकोनॉमिक्स कंप्लीट करके वहां से मैं मॉक्स वो 550 जो है तो जिसमें जैसे मनी का है या फिर बैंकिंग का मॉक्स है। बैंकिंग सेक्टर का जो मॉक्स है तो वो लगा दिया। आज बैंकिंग किया तो कल बैंकिंग का मॉक्स लगा दिया। तो इस तरीके से मतलब ओके फाइन। ये हो गया जीएस एंड देन ये सी सेट वाला। नाउ कमिंग टू द मेंस। मेंस में ऐसे का अप्रोच क्या था आपका? ऐसे का। सो ऐसे ना बहुत ही मुझे अच्छा लगता था लिखना। ठीक है बचपन से भी मैं थोड़ा बहुत लिख लेती थी पर ऐसे लिखना मुझे बहुत पसंद था। तो ऐसे में क्या होता है ऐसे में इट्स मैंने बोला भी था बहुत लोगों को ये कि ऐसे इज एन ओपन कैनवस। वो उसमें आप झूठ नहीं बोल सकते। आप जीएस के एक आंसर में झूठ बोल देंगे आप एथिक्स के आंसर में झूठ बोल देंगे वो झूठ पकड़ा भी नहीं जाएगा। पर ऐसे में आप झूठ नहीं बोल सकते बिकॉज 1200 वर्ड लिखना है। सो 1200 वर्ड्स में यू कैनॉट लाई। यू कैन लाई इन 250 वर्ड्स बट 1200 वर्ड्स में यू कैनॉट लाई बिकॉज वो रीडर को पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। तो वो इमोशंस बाहर निकल ही जाते हैं। इमोशंस निकल ही जाएगा वो। मतलब इवन इफ यू मतलब इतना कुछ आपको सोचना पड़ता है। सोचो 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 फिर लिखो 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 कि उसमें निकल ही आता है। मतलब अगर आप किसी चीज का प्रो भी बोल रहे हैं किसी चीज का कॉन भी बोल रहे हैं तो भी समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है आपका थॉट प्रोसेस क्या है वो समझ में आ जाता है। एंड स्पेशली दोज हु चेक एपीएससी पेपर्स दे नो दे आर वेरी वेरी लर्नेड। बहुत लर्नेड है वो। सो उनको समझ में आ जाता है। सो मैं तो यही कहूंगी कि जितना मतलब लूसिड लैंग्वेज में लिख सकते हो लिखो। और मतलब आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लिखना है। इनसाइड द बॉक्स ही लिखना है। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स अगर लिखने जाएंगे मैंने कहीं पे सुना था कि आउट ऑफ द बॉक्स लिखने चले गए और पता चला कि आप आउट ऑफ द रेस ही हो गए। तो वो नहीं करना है। मतलब ऐसे टाइप का मतलब ऐसे टाइप का नहीं लिखना है। ऐसे ऐसे भी वैसे उठाना है कि मतलब एकदम भी कॉमन नहीं होना चाहिए पर एकदम भी अनकॉमन नहीं होना चाहिए। सो अगेन मैंने भी एक अनकॉमन ऐसे लिखने की कोशिश किया था पर आई डोंट नो शायद उसने मेरा थोड़ा सा मार्क्स भी डुबा दिया। बट ठीक है इट इज आई गॉट वेरी एवरेज इन एसेज। तो ऐसे को थोड़ा सा ट्रिकी है पर अच्छा मार्क्स मिल जाता है। ओके। यू कैन गेट गुड मार्क्स इन ऐसे। ऐसे का एनी लाइक सोर्सेस?
सोर्सेस तो यूट्यूब, यूट्यूब शॉर्ट्स से मेरा तो सोर्स वही है कि जहां से मैं कुछ देख लिया। अगर आपने लेट्स से नेट जियो का कुछ देख लिया, अच्छा डेटा है, मिल गया, लिख लो, ठीक है। फिर कोई आप आपने कुछ कैसे मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मतलब मान लीजिए यू वांट टू राइट वन ऐसे, ठीक है, फॉर ओन प्रैक्टिस, आपने प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक ऐसे लिखने का मन किया बिफोर एग्जाम या कभी भी, तो आप वो क्वेश्चंस कहाँ से लाते हो? आई मीन कुछ तो चाहिए ना कि आज मैं लिखूंगा, लेकिन कहाँ से, क्वेश्चंस कहाँ से आ गया आपके पास? मैं तो खास करके यूपीएससी के एसेज लिखा करती थी, जो कि पैसे टफ होते थे, तो पर वो पीवाईक्यू एक दो से लिखा या करती थी। फिर कहीं एंड से? पीवाईक्यू, यूपीएससी पीवाईक्यू से लिखती थी। पीवाईक्यूज, तो ओके फाइन। यूपीएससी पीवाईक्यू से लिख सकते हैं आप, एपीएससी पीवाईक्यू के क्वेश्चंस लिख सकते हैं आप। हम्म। कहीं बस ऐसे क्वेश्चंस मार दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी, मिल जाता है ढेर सारे। ओके फाइन। अब शुरुआत में स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चे ये ऐसे से बहुत डरते हैं कि कैसे लिखूंगा, 1200 वर्ड नहीं हो पाएगा, इजंट इट? हम लोगों ने भी किया, डरा था, नो डाउट, अनडाउटेबली। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट जब आपने ऐसे लिखा था, उससे और एग्जाम का जस्ट बिफोर जब आपने एक कॉन्फिडेंस अचीव किया, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हो जाएगा, मैं लिख लूंगी, इसके बीच में क्या डिफरेंसेस है, जो फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस आया था, कितना वर्ड का आपने लिखा था, या फिर वो उसका थोड़ा सा जर्नी अगर आप बता दे। हाँ, तो ऐसे लिखने का सबसे बढ़िया तरीका, जो मतलब ट्राइड टेस्टेड मेथड है, दैट इज कि आप पहले स्केलेटन एक बना लीजिए, ठीक है। जो भी लिखेंगे, बिकॉज आप पहले मतलब हमारे पास कितना 3 आवर्स रहता है, राइट? सो 3 आवर्स है, आपको क्वेश्चन पेपर मिला, आपके पास 3 आवर्स है, 3 घंटे का टाइम है। सो 3 घंटे में आपके पास 8 क्वेश्चन है। आप सबसे पहले तो अपने दिमाग में चारों क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक पे मैं लिख सकता हूँ या फिर लिख सकती हूँ। आपने वो टॉपिक एक बार उठा लिया, आप 2 बार 3 बार खुद को क्वेश्चन कर लीजिए, क्या कोई दूसरा टॉपिक ले सकता हूँ क्या, या फिर इसी टॉपिक पर करूंगा। तो आप पहले सोच लीजिए। सोचने के बाद व्हेन यू आर वेरी श्योर, 15 मिनट्स टू ईच क्वेश्चन, स्टार्टिंग का आधे घंटे का बात कर रही हूँ, जब आप अपना पूरा लिखना शुरू नहीं किया आपने, उससे पहले आप क्या करिए, वो टॉपिक उठाइए, उसके ऊपर आप स्केलेटन बनाइए। स्केलेटन मतलब पहला इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे, कोई कोई स्टोरी है क्या, कोई एनेक्डोट है क्या, पहले आप वो लिख लीजिए। फिर उससे उसके बाद क्या लिखेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे दे रहे, कोई डेटा फैक्ट्स है क्या, कैसे लिखेंगे, कोई स्टोरी बीच में डालना है क्या, कुछ डेटास डालने हैं क्या, तो वो आप लिख लीजिए। वो उसी समय लिखना है आपको, क्योंकि आप उसी समय एक्टिवली सोच पाएंगे। बहुत लोग मैंने देखा है कि उनका उनका प्रॉब्लम यही है, बहुत लोगों से मैंने बात भी किया है, उनका भी सेम प्रॉब्लम है कि वो लोग क्या करते हैं कि एक ऐसे लिख लिया, उसके बाद दूसरे के बारे में सोचना शुरू करते हैं। मतलब 2 ऐसे लिखना होता है मेरा, राइट? तो एक ऐसे के लिखने के बाद वो सेकंड टॉपिक के बारे में सोचना शुरू करते हैं, बट दैट इज अ मतलब रॉन्ग थिंग, क्योंकि आप तब तक थक चुके होते हैं, आंसर भी लिख रहे हैं, आप सोच भी रहे हैं, आंसर भी लिख रहे हैं, सोच भी रहे हैं, टाइम भी जा रहा है, गर्मी भी लग रहा है। तो आप क्या करिए कि 15 मिनट्स दीजिए एक टॉपिक को, और 15 मिनट्स दीजिए दूसरे टॉपिक को। मतलब ऐसे 1 के ऊपर आपने स्केलेटन बनाया 15 मिनट्स में, और 15 मिनट्स में ऐसे 2 का भी आपने स्केलेटन रेडी कर लिया। तो स्टार्टिंग में 30 मिनट्स में आपने एक्टिवली कुछ नहीं लिखा, लेकिन आपका पूरा स्ट्रक्चर तैयार है। क्योंकि फिर क्या होगा कि अगर आप कुछ भूल भी रहे हैं, तो यू कैन गो बैक टू द स्केलेटन, कि ठीक है मैंने ये लिखा था, इसके बीच में हम ये भी लिख सकते हैं, तो यू कैन राइट कि स्केलेटन की में ही आप लिख रहे हैं। तो स्टार्टिंग का 30 मिनट्स तो आपको वो सिर्फ स्केलेटन बनाने में ही जाना चाहिए। उसके बाद 1 आवर 15 मिनट्स देना चाहिए एक ऐसे को, विच इज वेरी गुड टाइम। आप लिख सकते हैं आराम से। 1 आवर 15 मिनट्स आपने ऐसे 1 को दिया, टेक अ ब्रेक ऑफ 1 मिनट, 1 आवर 14 मिनट्स या 15 मिनट्स जितना भी है, आप दूसरे ऐसे को लिख रहे, आपका ऐसे कंप्लीट भी होगा, आपके 1200 वर्ड्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, आपके पेपर भी फुल हो जाए, और टाइम में कंप्लीट भी होगा ऐसे। सो ये स्ट्रेटेजी मैंने खुद से डेवलप किया है, ये मेरा ओके, खुद का। हाँ, लेकिन ये बहुत सही लगा एक्चुअली। स्टार्टिंग का हाफ एन आवर में दोनों क्वेश्चन, हाँ, तब माइंड भी फ्री होता है और एकदम सोचने फ्री का होता टाइम बहुत जबरदस्त होता है। है। एक ऐसे लिखने के बाद फिर आप नेक्स्ट के लिए सोचेंगे, देन इट्स टेक्स फैटीग टाइम। हाँ, फैटीग होता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वेरी नाइस, वेरी करेक्ट। ओके फाइन। फिर नेक्स्ट आई एम गोइंग टू आस्क यू अबाउट द जीएस पेपर्स। हाउ वाज योर अप्रोच? आपका अप्रोच क्या था? ऐसे का हो गया, अब जीएस में आपका क्या अप्रोच था? जीएस 1 2 3, फिर 5 थोड़ा बाद में, पर पहले 1 2 3 4 असम, थोड़ा उसके बाद हम लोग बात करेंगे। हाँ हाँ। तो जीएस जीएस 1 2 3 4, मैं तो बोलती हूँ कि
हम सब जो भी एपीएससी लिख रहे हैं एटलीस्ट मेंस, उन सबको तो एटलीस्ट यूपीएससी लेवल का आंसर लिखना, मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी वो एपीएससी लेवल का मतलब चेकिंग अच्छा मार्क्स उनको मिलेगा। ये मैं या कभी भी डिनाई नहीं करूंगी, बिकॉज आप जब उस लेवल का आंसर्स लिखोगे, बिकॉज आपके कॉम्पिटिटर्स भी वही आंसर वही लिख रहे हैं, ठीक है, वही लोग हैं। द ऑफिसर्स जिनके साथ मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, वो सब भी उन्होंने यूपीएससी मेंस भी लिखा है, हमें उनके साथ कॉम्पीट करना है। या तो हम एग्जैक्टली। हम इस लेवल का आंसर लिख के हमें मार्क्स और कम मिलेगा, हमें इस लेवल का आंसर लिखना। सो मैं तो यही बोलती हूँ, मैं तो आपने उसमें ये भी बताती हूँ कि प्लीज राइट यूपीएससी लेवल्स आंसर्स, ताकि आपको एपीएससी में अच्छे मार्क्स मिले, बिकॉज कॉम्पिटिटर्स वही लिख रहे हैं। एंड ऐसा है, मैंने ये भी बताया कि मतलब कंटेंट इज किंग। कंटेंट तो आपको भर भर के आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, एंड धीरे धीरे आप लोग हैबिट भी हो जाएगा आपको, कि मतलब आपको याद भी रहेगा, बार बार जब आप एक चीज को रिवाइज करेंगे तो वो याद हो जाता है। लेकिन आपको मल्टीपल चीजें नहीं करना है, वेरी शॉर्ट वेरी क्रिस्प आपको चीजें अपने पास रखना होगा, बहुत ही शॉर्ट चीजें। मतलब अगर एक सोर्स को फॉलो करिए, कोई भी एक सोर्स को फॉलो करिए, एंड ट्रस्ट योर सोर्स, ठीक है। अगर जैसे पॉलिटी के लिए अगर आई एम फॉलोइंग एनी सोर्स, जैसे मैं आतिश माथुर सर को फॉलो करती थी, मैंने कोई और सर टीचर्स को मैंने मतलब आई नेवर वेंट की, मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि फोमो हो रहा है कि वो तो कोई और टीचर से पढ़ रहा है, या फिर वो तो कोई किसी और टीचर का नोट्स से पढ़ रही है, ऐसा नहीं है। आई ट्रस्टेड माई सोर्सेज वेरी मच, और उसी को मैं डिलिबरेटली बार बार उसको पढ़ने के लिए जाती थी, और पढ़ती भी थी, और वो याद भी हो जाता था। सो जी ओके मीन्स, अगर पूछिए। बोलिए 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 बोलिए। नहीं, अगर मतलब वही है कि यू हैव टू ट्रस्ट योर सोर्स, मतलब अल्टीमेटली कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि इफ आई एम गोइंग विद आतिश माथुर सर के नोट्स, देन आई एम नॉट गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम हिम। आई कैन ऐड सम थिंग्स, बट बेस मटेरियल तो सर का ही रहेगा। उसके ऊपर अगर कुछ मिलता है अच्छा तो आई विल ऐड इट, बट वो मेरा बेसिक रहेगा उस तरीके से। ओके मीन्स ट्रस्ट द सोर्सेस, उसको आप बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार रिविजन करना। है ना। और स्टैटिक तो स्टैटिक ही होता है, और हाँ, ऊपर से स्टैटिक करंट अफेयर्स यू हैव टू ऐड। या करंट अफेयर्स होता ओके नाउ आप कहाँ से ऐड करते थे है करंट न्यूज़पेपर अफेयर्स? से। न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर से। से, आप रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग करती थी? हाँ, एवरीडे। Everyday newspaper. How much time you required for completing two newspapers? Because जैसे कि आपने कहा द हिंदू एंड असम ट्रिब्यून, बहुत बच्चे तो डर जाते, एक ही हमसे नहीं हो रहा है, दो कहाँ से करें? 30 मिनट्स आई वुड से, 30 मिनट्स, बिकॉज एडिटोरियल उतना खास ध्यान नहीं देती थी मैं एडिटोरियल में। एडिटोरियल का आई डोंट नो, मतलब कि क्यों, मतलब आई एम, मतलब मैं नहीं पढ़ती थी, इसका ये मतलब नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एडिटोरियल में मुझे वो मतलब पढ़ने के लिए टाइम भी लगता है, समझने के लिए। एक तो इतना भयंकर भाषा में भी लिखते हैं कि मतलब द हिंदू की बात कर रही हूँ, मतलब बिकॉज दे आर सो लर्नेड कि मतलब कभी कभी मेरे वोकैबुलरी भी मैच नहीं हो पाता है, उस लेवल का है उनका, होता है कभी कभी किसी बड़े रिसर्चर ने कुछ लिख लिया तो वो समझ भी नहीं आता है। आई विल बी जैसे वेरी लाइक फ्रैंक। हर्ष भी पंत, हाँ, यस, हर्षवी पंत, यस। सो उनका समझ नहीं सुहासिनी आती थी मुझे, हैदर। या सो उनका नहीं समझ आता है मुझे, मतलब समझने की कोशिश भी मैंने नहीं किया, क्योंकि बहुत कुछ है करने को। सो मैं ना सिर्फ जो हेडलाइंस होते थे जनरली उन्हीं को पढ़ा करती थी। हेडलाइंस टॉपिक पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट लगा, जैसे मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम, कुछ डेटा आया, वो इंपॉर्टेंट है, लिख लिया डेटा कि इस स्कूल में ये इन स्कूल में इतने बच्चों को, इतनी लड़कियों को ये मिला। या फिर हमारा कुछ एक स्कीम था हमारे गवर्नमेंट ऑफ असम का ही, उसमें यस, अरुणोदय में ट्रांसजेंडर्स को ऐड किया गया है, तो इसको हम GS1 में कैसे यूज कर सकते हैं, ऐसा सोचती थी मैं कि ये अरुणोदय का एग्जाम्पल शायद हर कोई नहीं लिखेगा, तो मैं किस तरीके से यूनिक का एक आंसर लिख सकती हूँ। तो उस तरीके से आपको थोड़ा यूनिक सोचना पड़ेगा, जो धीरे धीरे आ जाता है। ओके दैट्स नाइस। और आपको नहीं लगता है न्यूज़पेपर रीडिंग से नॉट ओनली लाइक बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं? मतलब नॉलेज तो ठीक है, वो तो लाइक डेफिनेटली वो तो एनहेंस होगा ही हम लोगों का, और उसके बाद भी अलावा भी अगर हम लोग देखा जाए तो सीसेट में भी काफी हेल्प होता है, स्पेशली फॉर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यस, फास्ट हो जाता है आपका। फास्ट हो जाता है या, एंड आई पर्सनली थिंक आंसर राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग में भी बहुत हेल्प होता है इसका राइट, क्योंकि एक स्ट्रक्चर हमको मालूम चलता है कि लाइक कैसे हम लोग अप्रोच कर सकते हैं एक ऐसे, क्योंकि न्यूज़पेपर का जो भी आर्टिकल्स होता है एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा होता है, isn't it? हाँ, पर पता नहीं, मैंने कभी इतना नोटिस नहीं किया, आपने अच्छा मुझे याद दिलाया, मैंने कभी नोटिस नहीं किया। मतलब हाँ, अच्छा लिखता है वो, मतलब अब हाँ समझ में आ जाएगा।
पर कभी उस एंगल से सोचा नहीं मैंने कि मतलब मैंने जब इसका प्रिपरेशन कर रहा था तो 2019-20 में देन मतलब मेरे को भी इनिशियली डा हिंदू इतना पढ़ता नहीं था. आई वाज लाइक मोर इनटू इंडियन एक्सप्रेस. इंडियन तो एक्सप्रेस. हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा लेफ्ट लीनिंग मुझे ज्यादा लगता है. ओके तो ओके. इसलिए मैंने इंडियन एक्सप्रेस, हाँ ऐसा नहीं है कि टोटली इग्नोर्ड, बट हाँ, बट मतलब मोस्ट ऑफ द फोकस इज लाइक इंडियन एक्सप्रेस में ज्यादा फोकस करता था. तो उसमें से मुझे मतलब एक बहुत ये वाला हमेशा मुझे फील होता है कि एक आर्टिकल जब हम लोग पढ़ते हैं उसको पढ़ के अच्छा लगता है, लाइक व्हाई दिस, ऐसा क्यों है ये. तो उसमें मैंने ये वाला मतलब नोटिस किया कि हाँ ये बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक वैसा लिखा होता है, जैसे कि इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन. तो इन द सेम वे मतलब मुझे वैसा फील होता था. कभी नहीं, इतना मैंने कभी रोमांटिसाइज किया ही नहीं कभी भी. मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग मतलब वो वैसे उस नजर से मैंने देखा ही नहीं. मुझे तो ये चाहिए था कि कहाँ से कुछ एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा सा अच्छा मटेरियल मिले कि मतलब ये कोई हाँ और नहीं लिख रहा है, ऐसा टाइप का मुझे चाहिए होता था. मैंने कभी भी उस नजर से देखा ही नहीं न्यूज़पेपर रीडिंग को. पर हाँ हो सकता है मतलब अब मैं बहुत ही कैजुअली रीड कर लेती हूँ, मतलब खाली हाँ हेडलाइन हेडलाइन देख लेती हूँ. पर पहले थोड़ा सा मतलब देखती थी कि हाँ इसमें कुछ अच्छा है क्या, हाँ. लिख अब सकते हैं जीएस क्या इसमें. पेपर वन में आपने कौन कौन सा बुक फॉलो किया था और कैसे अप्रोच रखा था? बुक्स क्या जीएस था वन पेपर में? पेपर वन बुक्स हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी. बुक्स नहीं पढ़ा था मैंने. आई यूज टॉपर्स नोट्स. जो यूपीएससी के टॉपर्स होते थे उनके नोट्स में ले लिया करती थी. मतलब ऑनलाइन तो बहुत अवेलेबल हो जाता है आजकल. तो अब 2025 के यूपीएससी 2025 के टॉपर्स है, उन्होंने भी डाल दिया अपना सारा नोट्स. तो अब टॉपर्स नोट्स आपको हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं. वाई टू डू एक्स्ट्रा मेहनत जब वो सोसाइटी के अच्छे नोट्स बनाएंगे ही. दे हैव टॉप दी एग्जाम, मतलब गॉड लेवल एग्जाम को उन्होंने टॉप किया. उनके नोट्स तो बढ़िया होंगे ही ना. उठाओ उनके नोट्स में आसाम को ऐड कर दो. अगर उनके नोट्स में कुछ है जैसे राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, सेंटर में है, स्टेट में, हमारे स्टेट में नहीं है. तो हमारे स्टेट में एक्स्ट्रा काम क्या क्या है गवर्नमेंट ने, वो लिख दो. वो अपना आसाम का एंगल भी बन गया, सेंट्रल लेवल का भी एंगल बन गया. इंट्रोडक्शन एक दे दो, कंक्लूजन एक दे दो, बस खत्म. टॉपर्स नो. ओके. एंड एनसीईआरटी का कुछ आपने फॉलो किया था? एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी नहीं, बुक्स. स्वदेश अध्ययन क्लास 11th and 12th फॉर ज्योग्राफी हिस्ट्री, क्लास 12th का एंड 11th का. ओके, मींस 11 एंड 12 बेसिक्स. स्वदेश अध्ययन मतलब मतलब बहुत ही अच्छा नोट, सेट ऑफ नोट्स अगर आपको चाहिए. स्वदेश अध्ययन से ज्यादा बेटर नहीं है मुझे. आई डोंट नो, मतलब मैंने शायद इतना ढूंढा भी नहीं है, बट स्वदेश अध्ययन इज लाइक बहुत अच्छा. मतलब मुझे, मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा नहीं है पढ़ते हुए, पर पढ़ना चाहिए स्वदेश अध्ययन क्लास 11th and 12th. ओके. अच्छा, आई वांट टू बी मोर स्पेसिफिक. लाइक बहुत बच्चे हिस्ट्री से डर जाते हैं, हिस्ट्री मैं बहुत भी. अच्छा. तो ओके, तो आपने हिस्ट्री का कैसे अप्रोच रखा? क्योंकि इतना सारा होता है, आर्ट एंड कल्चर. मैं पेपर वन की बात कर रहा हूँ. आर्ट एंड ओके ओके. कल्चर से मॉडर्न इंडिया, एंशियंट मेडिएवल वर्ल्ड, ये आपने कैसे अप्रोच रखा हिस्ट्री का? पहले तो वो क्या कहते हैं नितिन सिंघानिया सर का एक बड़ा सा येलो कलर का बुक आता है, इतना मोटा है. वो पढ़ा था, मतलब पढ़ा था, उसका नोट्स भी बनाया था. पर उसके बाद समझ में आया कि इससे उतना ज्यादा एपीएससी में आई डोंट नो मतलब इसका रेलेवेंस कितना रहेगा. बट हाँ कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर वो करना ही पड़ेगा. तो हम्म. बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा. अमरावती स्कूल है, देन वी हैव द मथुरा स्कूल एंड बहुत सारे, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा. वो नॉन निगोशियबल है. कुछ चीजों को तो आपको मतलब खुद को भी पुश करना ही पड़ेगा कि हम्म. आपने कुछ नहीं किया तो एटलीस्ट बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर कर लीजिए, जैन आर्किटेक्चर कर लीजिए, इंडियन आर्किटेक्चर थोड़ा बहुत देख लीजिए कि अच्छा महाबलीपुरम है, शौर्य टेम्पल्स है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया रख लीजिए. उतना हम्म. आपको मतलब ब्रिलियंट आंसर तो कोई भी नहीं लिखेगा, क्योंकि किसी को भी नहीं आता. वी आर ऑल वेरी जनरलिस्ट. तो ब्रिलियंट हम्म. आंसर की खोज में नहीं निकलिए, जितना आ रहा है लिखिए. और मॉडर्न हिस्ट्री तो देखिए बोरिंग तो है, मैं आई वोंट डिनाई द फैक्ट, बट मतलब क्वेश्चंस आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से हम्म. कुछ. तो मॉडर्न हिस्ट्री करने में भी थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा पेट्रियोटिक फीलिंग भी आता है ना, कि अगर मतलब वो वी करके कैन रिलेट अच्छा टू भी लगता मॉडर्न है. हिस्ट्री. या मॉडर्न हिस्ट्री के साथ वी कैन रिलेट, एंड मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस भी आते हैं.
सो या मॉडर्न हिस्ट्री आंसर राइटिंग में आपको करना चाहिए, फोकस अच्छे से करना चाहिए। एंड अगेन टॉपर नोट्स तो है ही, टॉपर्स के नोट्स देख लीजिए वो लोग क्या लिख रहे हैं या फिर क्या है उनके नोट्स। एंड ज्यादा नहीं होता है, बहुत 50-55 पेजेस का नोट्स होता है हर टॉपर का। किसी भी टॉपर का देखिए एवरेज 50-55 पेजेस है, वो आप 2 घंटे 3 घंटे में भी कर लेंगे। मुझे ओके पता है कि सारे एस्पिरेंट्स ने स्पेक्ट्रम तो किया ही होगा, नहीं हाँ किया होने से भी क्लास नोट्स किसी को इंस्टीट्यूट का आप लोग अगर दे रहे तो वो किसी ने किया होगा, वो लोग रिलेट कर पाएंगे तो वो कर लेंगे। कोई उतना ओके फाइन टफ नहीं है, हिस्ट्री इज व्हाट नॉट अबाउट वेरी टफ। व्हाट अबाउट जीएस सोसाइटी सोशल इश्यूज का आपने क्या किया था सोसाइटी इंडियन सोशली सोसाइटी जीएस पेपर वन अगेन हाँ टॉपर नोट्स, टॉपर्स नो टॉपर्स नोट्स और उसको असम के साथ वो कर दिया कि मतलब अगर जैसे ट्रांसजेंडर्स के, मैंने जैसे ट्रांसजेंडर्स का एग्जांपल दिया, या फिर अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में तो आप खुद भी जाके देख सकते हैं कि वी आर गुवाहाटी में वी आर मेकिंग मतलब न्यू गुवाहाटी हम बना रहे हैं, या फिर उत्तर गुवाहाटी जो हमारा नॉर्थ गुवाहाटी है उसको किस तरीके से हम रेनोवेट मतलब कैसे उसको हम लोग बना रहे हैं, सिटी को कैसे डेवलप कर रहे हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। आपको अर्बन स्प्रॉल का इशू देखने को मिलेगा कि अर्बन एरिया में क्या हाँ कंजेशन है, वो तो आप आसपास भी देखेंगे तो समझ में आएगा। एंड मैंने एक खास काम एक्स्ट्रा किया था कि मैंने बराक वैली का इश्यूज को उसको कोर रखा था। बराक वैली में क्या क्या इश्यूज है, सिलचर सिटी का क्या क्या इश्यूज है, सिलचर सिटी में क्या गवर्नमेंट कर रही है, बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग टू राइट अबाउट गुवाहाटी, लेकिन कोई मेजर सिटी है जैसे डिब्रूगढ़ में है, डिब्रूगढ़ में क्या काम हो रहा है, नौलबारी में क्या काम हो रहा है, सिलचर में क्या काम हो रहा है, व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग इन दीज सिटीज, जोरहाट में क्या कर रहे हैं या तिनसुकिया में क्या हो रहा है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप डालने से इट विल बी फाइन। ओके मींस आंसर राइटिंग में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जांपल्स राइट सो हर एक क्वेश्चन में जहां भी मौका मिले तो उसमें एग्जांपल्स पुट करना बहुत जरूरी है। हाँ एग्जांपल्स, हाँ जैसे मैंने हाँ बोलिए बोलिए कोई बोलिए हाँ एग्जांपल्स आपको आसपास से मिल जाएगा, मतलब एटलीस्ट फॉर GS1 एग्जांपल्स आपके आसपास ही है, ज्योग्राफी है एग्जांपल्स आसपास ही है। ओके फाइन नाउ व्हाट अबाउट जीएस पेपर 2 GS पेपर 2 पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशन ये सब आपने कैसे अप्रोच रखा बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस? प्रीलिम्स के लिए तो लक्ष्मीकांत इज द गॉड, तो उसके अलावा तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, लक्ष्मीकांत कर लीजिए हो जाता है वो बाइबल हाँ वो बाइबल ही है वो, मतलब उससे बेटर बुक तो है ही नहीं, पर लक्ष्मीकांत कर लेने से भी हो जाएगा। और GS2 के लिए मैंने आतिश माथुर सर के नोट्स किए थे, वो मैंने बहुत ज्यादा उसको मैंने घोल के पी दिया था। और उसको किसी किसी केसेस के साथ सफाइज भी किया था, कुछ केस स्टडीज है, कोई केस है जैसे एक है मुझे अच्छे से याद है कि हमारे फीरल हॉर्सेस के ऊपर, फीरल हॉर्सेस को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं काउंट किया जाता, तो हेंस इसका प्रोटेक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन किया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हमारे गवर्नमेंट ऑफ असम को बोला था कि आप फीरल हॉर्सेस का प्रोटेक्शन करिए। वो आर्टिकल असम ट्रिब्यून का फर्स्ट पेज में था, मैंने उसको फट से नोट डाउन कर लिया। एंड वो सेम क्वेश्चन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के ऊपर क्वेश्चन जो है मेंस में भी आया था, उसको मैंने लिख लिया। या फिर उमियम बारापानी का प्रोटेक्शन के ऊपर एक बार नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने मेघालय गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया था कि आप बारापानी उमियम को सेव करिए अच्छे से। उस तरीके से कुछ मतलब वो केस स्टडीज जो आपको मिलेगा बहुत सारा केसेस जो है वो आपको थोड़ा ढूंढना भी पड़ेगा, और जजमेंट्स आपको कहीं पे भी मिल जाएगा कंपाइलेशन, उसको यूज कर सकते हैं। Okay, so yeah. Okay, that means in polity, judgments, articles, and examples, right? बट वो Okay, एक ही next. पार्ट है, 50% है। उसके बाद अगर हमने अच्छे से GS2 को देखेंगे तो इट इज मोर लाइक कि सोशल इश्यूज पे क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉवर्टी वगैरह वगैरह पे क्वेश्चन आते हैं, मेल न्यूट्रिशन पे, एनी बिकॉज वी आर सफरिंग फ्रॉम दैट इशू ना, तो मेल न्यूट्रिशन पे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, हेल्थ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, गारंटीड है। एजुकेशन हेल्थ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, गारंटी। आज भी आप करिए, चाहे 10 साल बाद भी APSC दीजिए, वो क्वेश्चन आएगा ही। तो व्हाई नॉट मेक एक्स्ट्रा एफर्ट कि आप पढ़ रहे हो अलग से कुछ एक टॉपिक, मतलब अलग से आप कोई एक एग्जाम्पल डाल रहे हो, कुछ वर्ल्ड बैंक का डेटा है या स्टेट गवर्नमेंट का कुछ डेटा है, तो वो आप अलग से कर सकते हैं। दैट कैन बी डन। Okay, fine. What about international relation? इंटरनेशनल रिलेशन तो चेंज होते रहता है वो तो उसका मेरे पास भी कोई एक ऐसा ठोस तो नहीं है, बट मतलब जनरल थीम्स पे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि ब्रिक्स का मीटिंग हुआ था तो ब्रिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर आपका बिम्स्टेक के ऊपर क्वेश्चन आ गए, न्यूज में था इसीलिए आ गया, तो
वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। स्पेशली उतना पुराना न्यूज़पेपर भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम से 3-4 महीने पहले से अगर आप अच्छे से न्यूज़पेपर कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरनेशनल रिलेशन में क्या हो रहा है, बिकॉज प्रीलिम्स के बाद ही क्वेश्चन पेपर बनता है। सो उस तरीके डेफिनेटली। से। ओके। एंड गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस? कंपाइलेशन, कोई एक अच्छा इंस्टीट्यूट का कंपाइलेशन उठा लीजिए। सो कंपाइलेशन, ओके फाइन। देन इन जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, फिर इकोनॉमी तो अगेन स्टैटिक प्लस करंट दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको आप उसका उसका अप्रोच कैसा था? डॉक्टर शिवन, सारथी आईएएस, सो वहां से हो गया था GS 3। और वो उन्होंने अच्छे से करा दिया था, वो मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में उन्होंने अच्छे से करवा दिया था। सो वो तो मैंने सोचा भी नहीं। और लेकिन हाँ, वो उसी में आ जाता है, उनके नोट्स में वो सब रहता है, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह का जो जो भी टॉपिक है। GS 3 एंटायरली आई डिड फ्रॉम सारथी आईएएस, तो इतना ओके खुद का दिमाग चलाना ही नहीं पड़ा, उन्होंने अच्छे से कंपाइल करके दिया। ओके फाइन। मीन्स एक मेंटरशिप का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो बहुत है, जाता है ना? बहुत ओके है। फाइन। ये कई बच्चे हम लोगों से पूछते हैं कि व्हाट अबाउट द रोल ऑफ मेंटरशिप, इसलिए मैंने आपसे ये पूछा है कि ये अगर एक जो ऑलरेडी क्लियर जो है तो उनके मुंह से अगर ये वाला अगर सुनना, मतलब अगर वो बोल देना तो इनका वेट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वो वाला है, ठीक है। एनीवेज, फिर एथिक्स का क्या था? एथिक्स का इट वाज मिक्स, थोड़ा सा मिक्स था। लुकमान आईएएस के थोड़े से नोट्स थे, सारथी आईएएस के थोड़े, मेजरली सारथी आईएएस के था। लुकमान आईएएस का थोड़ा बहुत बेसिक, जैसे टेलियोलॉजी क्या होता है, देन और भी बहुत सारे, डिओन्टोलॉजी क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, वो सब मैंने लुकमान आईएएस के सर के क्लासेस कुछ थे वहां से किए थे। और टॉपर्स नोट्स को उन्होंने कंपाइल किया हुआ था, वो उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स थे, बहुत ही करंट करंट एग्जांपल्स थे। एंड आई सफाइज इट विद असम स्पेसिफिक कुछ एग्जांपल्स अगर मिल रहे हैं तो जैसे कि कीर्ति जल्ली आईएएस, मैं बहुत उनके बारे में लिखा करती थी। कीर्ति जल्ली आईएएस वाज DC कछार when I was when I was preparing for UPSC also, she did a tremendous job, और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया था हमारे वहां पे। तो अगेन उनके बारे में मैं हमेशा लिखा करती थी। शी वाज DC कछार, देन शी वाज पोस्टेड एज DC हाइलाकांदी, देन आई डोंट नो, शी इज नाउ आई थिंक कमिश्नर इन PNRD। तो DC, बिकॉज उनका काम इतना अच्छा था, इतना डायनेमिक वो थी कि उनके बारे में एग्जाम्पल लिखा करती थी। तो उनका एक स्कीम था जिसमें वो पौष्टिक लड्डू फॉर एनीमिक मदर्स, उन्होंने एक पौष्टिक लड्डू का एक कैंपेन शुरू किया था जिसमें वो बहुत सारा कुछ कुछ मिला के, एंड दीज वर हैंडमेड लड्डू, सो विमेन, फॉर विमेन बाय विमेन, ऐसा करके उनका कुछ एक कैंपेन था। शी रेन इट इन हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट, सो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट भी है, पता भी है। सो इस तरीके से आई डिड इट। सो करंट एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, DC तिनसुकिया कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, DC शिवसागर ने कुछ अच्छा काम किया है। तो वो आपको प्लीज सर्च उसमें गूगल पे जाइए। एग्जाम्पल के साथ अप्रोच रखना चाहिए। ओके फाइन। नाउ कमिंग टू द असम। अच्छा, उससे पहले और एक सवाल है मेरा एथिक्स में। एथिक्स में जो ये कोट्स वगैरह का क्वेश्चंस होता है फर्स्ट पार्ट, तो उसका अप्रोच क्या था आपका? जो मतलब कोड्स वगैरह जो है वो आपको डिकोड करने में इतना टफ नहीं होता है, इजी होता है, मतलब समझ में आ ये जाएगा कि क्या पूछा। हम लोग को मिला है बहुत, ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जानना, इसका आंसर जानना चाहता है कि इसको डिकोड करना होता है और कैसे लिखना होता है इसको। इजी होता है, मतलब समझ आ जाएगा आपको, आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वो मतलब वो उतना कुछ बहुत टफ क्वेश्चन भी नहीं देते, बहुत इजी सा ही कुछ देते हैं। जैसे वेल बिगन इज हाफ डन, ऐसा टाइप का कुछ है कि मतलब आपने अच्छा शुरुआत किया है, बट मतलब आपने अच्छा कुछ काम किया है तो मतलब इट इज हाफ डन, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं। बट वो कोई उतना भी बहुत टफ नहीं होता है, इट इज प्रिटी इजी टू अंडरस्टैंड, लिख सकते हैं आप। नाउ कमिंग टू द जीएस पेपर 5, जो सब बहुत लोग उसी का वेट कर रहा है। पेपर 5 का थोड़ा अप्रोच बोलिए। असम स्पेसिफिक ऐसा कोई बहुत अच्छा सोर्स तो मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। बट GS पेपर 5 में व्हाट आई डिड वाज, हिस्ट्री वगैरह जो है, आई एम नॉट वेरी स्ट्रांग विथ हिस्ट्री, ओके, दैट लेट मी बी वेरी क्लियर। असम हिस्ट्री में तो और भी थोड़ी कच्ची हूँ, बट हमारा जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें भी आई एम वेरी वेरी वीक। सो
मतलब उतना आई टुक कोचिंग फॉर GS5, तो GS5 मतलब मेजर काम तो उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट ने ही कर दिया था मेरे लिए। सो GS5 में स्पेसिफिक आई टुक कोचिंग की, मतलब हिस्ट्री जो है थोड़ा बेटर हो मेरा आंसर्स में आए। बट हमें लगता है कि GS5 इक्वल टू हिस्ट्री, बट इट इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, GS5 में आपको पॉलिटी के भी क्वेश्चन आते हैं, GS5 में आपको आसान इकोनॉमिक्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सो वो आपको थोड़ा सा अवेयर होना होगा, मतलब इट इज मोर लाइक कि आपको थोड़ा अवेयर होना होगा कि असम टी के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, असम अगर असम जो प्राइमरी सेक्टर है उनके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट। जो हमारा वेरी रिसेंटली गवर्नमेंट हैज बीन वेरी एक्टिव विद द एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रेयर अर्थ एलिमेंट्स इन असम। सो वो आपको थोड़ा सा पता होना होगा। एंड मतलब ऐसा कोई कॉन्क्रीट सोर्स तो नहीं है मेरे पास, बट मोर जितना भी है मैंने आई हैव शेयर्ड इट इन माय ग्रुप आल्सो, जो मैंने खुद से नोट्स बनाए हैं। जैसे ड्रग्स के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट ऑफ असम। सो एक या दो ही क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम हिस्ट्री। मेजर इज लाइक कि डायनेमिक है, डायनेमिक पेपर है GS5। सो वो थोड़ा सा उसका अप्रोच अलग सा है। मेरे पास भी कोई स्पेसिफिक अप्रोच वैसा तो नहीं है, बट हाँ मतलब जब आप GS1 कर रहे हैं तो आप GS1 में सोसाइटी कर रहे हैं, तो उसी में आप असम का पोर्शन भी आपका उसी में कंप्लीट होते हुए जा रहे हैं, बिकॉज यू आर एडिंग असम के एग्जाम्पल्स। और इसमें क्या करना है कि आपको आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का करिए वो भी लिख सकते हैं। जैसे SDG गोल्स है, वो तो गवर्नमेंट ऑफ असम का भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी SDG गोल्स है। सो उसकी हाँ सेम ही है। तो क्वेश्चंस ऐसे ही आएगा कि SDG गोल के लिए, गोल 3 के लिए हम क्या कर रहे हैं, SDG गोल 5 के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो वो तो गवर्नमेंट ऑफ असम कुछ एक स्टेप ले रही होगी, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ एक स्टेप ले रहा होगा। जैसे कि हमारा जन औषधि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसी के कॉन्करेंस में अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री आरोग्य आरोग्य समथिंग लाइक दैट, MMLSAY समथिंग ऑफ दैट। सो तो वो आपको थोड़ा सा आइडिया रखना होगा। एंड गवर्नमेंट बजट, असम बजट करिए, असम इकोनॉमिक सर्वे करिए, मेजॉरिटी विल बी डन, मेजर थिंग्स जो है वो हो जाता है। ओके फाइन। अच्छा, नेक्स्ट कमिंग टू द इंटरव्यू, उससे पहले एक और मेरा सवाल है रिलेटेड टू दिस। जब आपने मेंस का आंसर राइटिंग शुरू किया था, तब आपको वो एक फियर वाला फीलिंग था जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को होता है कि कहाँ से लिखे, कैसे लिखे, डर लग रहा है, ये आपने ऐसा कुछ हुआ था आपका, या फिर ये अगर हुआ था तो इसको आपने कैसे ओवरकम किया है? मतलब आंसर राइटिंग में मैं कंफर्टेबल थी, आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद आंसर राइटिंग, सो ऐसा डर नहीं था। बट मतलब बहुत लोगों को होता है वो इनर्शिया होता है कि मतलब नहीं लिखते नहीं लिखते नहीं लिखते, हाँ नहीं लिखते। सो वो नहीं लिखने का इनर्शिया होता है जिसको वो तोड़ना होता है। तो एक दो बार आंसर लिख लेते हैं तो वो भी टूट जाता है। तो आंसर लिखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैंने भी लिखा था, बहुत ही ज्यादा ही लिखा था, बट लिखना चाहिए आंसर्स, एक दो होने से भी लिखना चाहिए। स्पेशली अगर प्रीलिम्स के पहले नहीं लिख रहे कोई बात नहीं, पर मतलब लिखना चाहिए आइडियली, बट प्रीलिम्स से मेंस से पहले तो डेफिनेटली लिखना चाहिए। ओके फाइन। ये कब शुरू करना चाहिए, एक आइडियल टाइम कब शुरू करना चाहिए? पहले थोड़ा आई मीन टू से जब प्रिपरेशन शुरू की हो तब से शुरू करना चाहिए, या फिर कुछ पढ़ लो, स्टैटिक वगैरह जान लो, उसके बाद शुरू करना चाहिए? मींस आई मीन टू से कि डे 1 से आंसर राइटिंग शुरू करना चाहिए, या फिर लाइक वैसा थोड़ा क्या है ये सीन? डे 1 पे तो आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा, आप क्या लिखेंगे, अपना नाम ही लिख पाएंगे बस। तो डे 1 से नहीं करना है। जब एक बेसिक डिसेंट आपके पास कंटेंट रेडी है तभी आप लिखिए। पर आपका पहला आंसर होगा, इट विल बी द वन ऑफ द वर्स्ट आंसर्स दैट यू कैन राइट, द फर्स्ट आंसर। बट आपने वो अपना इनर्शिया तोड़ा है। यू आर better than 50% who are not even writing, who are not even considering writing any answer. So you are 50%, आप तो 50% जनता से पीछे ही छोड़ के आ गए हो मेरे हिसाब से। तो सो वही है कि आपको इम्प्रूवमेंट लाना है। इम्प्रूवमेंट तो कोई भी चीज, अगर आप आज गेम भी कोई खेल रहे हैं, क्रिकेट खेला, आप पहले दिन जाके मास्टर ब्लास्टर थोड़ी बन जाएंगे, सचिन थोड़ी बन जाएंगे। सचिन बनने के लिए भी आपको टेस्ट मैच के ऊपर टेस्ट मैच एंड देन आपको खेलना पड़ेगा। वो शॉट, वो मास्टर ब्लास्टर बनने के लिए या फिर विराट कोहली बनने के लिए, विराट कोहली को भी टाइम लगा था बनने के लिए। सो परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। परफेक्शन तो कभी भी नहीं आता, बट ठीक है आप इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूवमेंट का वो चार्ट इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं तो शुरू करना पड़ेगा। आइडियली इट शुड बी लाइक कि आपने प्रीलिम्स का 70% आपका कंप्लीट है, यू शुड राइट एटलीस्ट 1 या 2 आंसर्स ऐसे, मतलब नोटिफिकेशन के पहले, प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन के पहले।
Okay, that's fine. And I want to say something to the audiences कि only competition is also providing this answer writing program where like हम लोग 5 क्वेश्चन डेली देते हैं, तो और उसको प्रॉपरली चेक करके आप लोग को दे दिया जाता है. जैसे कि मैम ने भी कहा है कि आंसर राइटिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू सक्सीड दिस एग्जाम. सो इफ यू लाइक अगर आप लोग इंटरेस्टेड सीरियस एस्पिरेंट्स हो, यू कैन चेक इन आवर वेबसाइट. ओके, माय नेक्स्ट थिंग इज व्हाट अबाउट द इंटरव्यू. मतलब आपको आपका क्या माइंड में था जिस दिन आपका इंटरव्यू था, और आपको कैसा फील हो रहा था, एंजाइटी या फिर उस वो सबको आपने कैसे ओवरकम किया है? प्रीलिम्स इंटरव्यू का तो भैया बहुत ही ज्यादा हुआ बना के रखा है मार्केट में कि हाँ. इंटरव्यू मतलब आपको पूरा विद्यासागर बनना पड़ेगा इंटरव्यू क्लियर करने के लिए. मतलब ये एक बहुत ही बड़ा एक मिसकंसेप्शन है जो मेरे भी दिमाग में था मतलब बहुत समय तक. बट एक डिसेंट नॉलेज तो होना ही पड़ेगा आपको भी, और इतना डरना नहीं है. दे आर नॉट सम मतलब वो खाने के लिए नहीं बैठे हमें हमें मतलब वो भी इंटरैक्ट ही करना चाहते हैं, क्योंकि माई इंटरव्यू वाज ऑन 7th, मतलब सेकेंड लास्ट दिन में था. वो थक चुके थे इंटरव्यू कंडक्ट करवा के. दे वर ऑल्सो वेरी टायर्ड. सो उन्होंने मतलब दे मेड श्योर एटलीस्ट फॉर मी द मतलब जो मेरे जो चेयरपर्सन जो बोर्ड मेंबर थे जो बोर्ड को मूव करा रहे थे, वो सर जेंटलमैन, ही वाज वेरी काइंड विथ मी एंड ही वाज मेकिंग श्योर कि आई वाज कंफर्टेबल, बिकॉज मैंने पहले बोल दिया था इट वाज माय फर्स्ट टाइम एंड मेरा जीभ लड़खड़ाना शुरू कर दिया था. ये बहुत वो होता है, मतलब बहुत कम लोग होते हैं कि बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर दे रहे हैं. मेरे साथ जो भी थे एवरीबडी वर वेरी मच मतलब उनको डर रहता है, हर किसी को डर रहता है. एनी सीरियस एस्पिरेंट को डर रहेगा ही रहेगा. एंड मतलब आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है. मतलब बहुत लोग होते हैं कि ओवर स्मार्ट बनते हैं, पर ओवर स्मार्टनेस से दे आर एक्सपीरियंस्ड. स्मार्ट बनने की उनको जरूरत नहीं है, दे आर एक्सपीरियंस. हमें ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, दे हैव टू बी वेरी नेचुरल. मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि मतलब कि मैं तो सिविल सर्विसेज इसीलिए करूंगा क्योंकि मैं तो देशभक्ति में लीन हूँ. नोबडी इज मतलब नोबडी इज गोइंग टू बाय योर आंसर कि आप देशभक्ति के लिए कर रहे. देशभक्ति करने तो आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन करिए ना. वो बोलते भी है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, अगर आपको ये करना है तो एनजीओ कर लीजिए. सो एनजीओ चला लीजिए. तो वही है कि आपको यू हैव टू बी वेरी रॉ एंड ऑनेस्ट विद द बोर्ड, क्योंकि ऑनेस्टी जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे. और डर तो लगता ही है. डर. अच्छा, इंटरव्यू बोर्ड किसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक करंट अफेयर्स या फिर आपका जो आपका बैकग्राउंड है उसके ऊपर, या फिर किसमें मतलब वो लोग ज्यादा फोकस रखते हैं? वेरीज. इट इज वेरी सब्जेक्टिव. इट वेरीज. मतलब अगर आपने कभी पहले आपने नौकरी किया है तो दे वुड आस्क यू कि आपके बैकग्राउंड से आपको क्वेश्चन पूछेंगे. मेरे उस केस में कुछ नहीं था. सो मुझसे बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस पूछे थे. देन बहुत सारे सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे थे. मुझे एसएमईस के ऊपर बोला था कि एक आंसर आप एसएमईस पे ट्राई करिए देने का. सो आई ट्राइड. सो दे वर इम्प्रेस्ड कि एटलीस्ट आई एम ट्राइंग. एंड मतलब वो ये कि डिपेंड, कोई जैसे मेरे कुछ कॉलीग्स है वो पहले से जॉब में थे तो उनको कोई और मतलब उनके बैकग्राउंड से ही क्वेश्चन पूछा था कि उनके प्रीवियस जॉब से क्वेश्चन पूछा था उनको. सो इट वेरीज. वो डिपेंड करता है उस समय. इट वेरीज. ओके, फाइन. कैन यू लाइक शेयर वन और टू क्वेश्चंस, मतलब कुछ आइडिया लग जाएंगे हमारे जो स्टूडेंट्स है, एस्पिरेंट्स है, आपको जो पूछा है उसमें से एक या दो कुछ आप जो शेयर करना चाहते हो. मैंने तो इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट ही शेयर किया था. बट हाँ, एक क्वेश्चन, एक सिचुएशनल क्वेश्चन था कि मतलब किसको आप बचाओगे पहले. तो 5 लोग मर रहे हैं, उसमें से एक 5 year old बॉय था. देन एक मेरी मदर थी, मेरे एक फ्रेंड था, चीफ मिनिस्टर थे, देन लोकल एमएलए. आप किसको बचाओगे, ऑर्डर बताइए, आप किस ऑर्डर में सेव करेंगे, क्यों सेव करेंगे उनको उस ऑर्डर में. सो वो पूछा था, एक सिचुएशनल क्वेश्चन ऐसा था. एंड देन पूछा था कि वाई यूके का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन क्यों है, क्या कहीं लिखा हुआ नहीं है. मैंने बोल दिया, मुझे मतलब आई वॉज वेरी ऑनेस्ट विद द बोर्ड. मतलब मुझे नहीं आता था. आई सेड सर आई डोंट नो. मतलब मैंने उनको बोल दिया. तो थोड़ा ट्राई किया था पर उनको समझ में आ गया कि इससे मतलब नहीं, उनको नहीं पता है. तो मैंने बोला सर आई एम सॉरी बट आई डोंट नो. तो उन्होंने बोला कि आपको कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया था क्या. मैंने बोला नो सर, हमें ये कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया था. आई डोंट नो, पढ़ाया हुआ भी हो सकता है बट मैंने बोल दिया कि नहीं पढ़ाया था. आई वॉज वेरी ऑनेस्ट कि मतलब नहीं आता है मुझे. उन्होंने मुझे पूछा कि 6 शेड्यूल एरियाज के बारे में पूछा था. तो
शिफ्ट शेड्यूल के बारे में जो भी पूछा था, अगेन उन्होंने मुझे करेक्ट भी किया कि इट इज नॉट डीमा हसाओ ऑटोनॉमस काउंसिल, इट इज नॉट कछाड़ ऑटोनॉमस, तो उन्होंने रेक्टिफाई भी किया। सो वो पूछा, मैंने सीरियसली बोला कि मुझे नहीं आता है, आई डोंट नो, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस का तो मैंने सीधा बोला सर नॉट वेरी श्योर, आई डोंट नो सर, सॉरी आई ओके, वुड रीड मतलब जो अबाउट भी इट। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपने फेस किया है, उसको अगर आपको पता है तो आपने जवाब दे दिया, अगर आपको नहीं पता तो इट्स बेटर कि नो सर आई डोंट यू एडमिट, हाँ यू एडमिट। एडमिट, बिकॉज नॉलेज नहीं चेक हो रहा है आपका वहां पे तो पर्सनैलिटी चेक हो रहा है ना। पर्सनैलिटी, या एग्जैक्टली, सिलेबस में भी तो पर्सनैलिटी ही लिखा हुआ है। लेकिन वो बात यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, ये बात आप मुझे बोल रहे हैं, वो ये बोलने में ही अच्छा लगता है, वहां पे जब आप बैठे होंगे कमीशन के बाहर, तो आपके दिमाग में भी ये आ रहा होगा कि मतलब थोड़ा और पढ़ नहीं लेता बोला तो। आउट। हाँ नहीं बोला तो आउट, वो तो यहाँ पे मैं मतलब बोल रही हूँ, पर वहां पे अलग होता है सिचुएशन, वहां पे हर कोई सीरियसली पढ़ रहा होता है न्यूज़पेपर ही। लगभग लगभग कितना क्वेश्चंस आपसे किया गया था अप्रोक्स, अगर इट आपको वाज याद है? अराउंड 20 मिनट्स, 20 मिनट्स के पास थे, तो 10-15 क्वेश्चंस। हाँ, और थोड़ा कॉन्वर्सेशन भी किया था उन्होंने, तो 10-15 में से 20 क्वेश्चंस आपने था। कितना जवाब दिया? आउट ऑफ 10 या 15 क्वेश्चंस आपने कितना जवाब दिया है? 15 क्वेश्चंस में आप समझ लीजिए कि 10 10 11 ऐसे ही, उससे ज्यादा तो मुझे आता भी नहीं था, और आता होने से भी मैं नर्वसनेस में भूल गई थी। Okay, no issue. Okay, fine. Now, what do you think? What is the difference between a good interview and like from an average one? एक एवरेज और एक गुड इंटरव्यू में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि स्टूडेंट्स को जो एक्सपीरियंस है फिलहाल, उन लोग को इसमें इसका अप्रोच कैसे रखना चाहिए? अप्रोच होना चाहिए कि एक है कि मतलब ये मेरे मुझे आई डोंट नो कि मतलब मैंने मेरा भी फर्स्ट ही इंटरव्यू था, एंड बाय गॉड्स ग्रेस मतलब कि वो क्लियर हो गया, तो मुझे उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है इंटरव्यू का कि मतलब एक अच्छा इंटरव्यू क्या होता है, एक एवरेज इंटरव्यू क्या होता है। बट मुझे ये मैंने मॉक्स जो लगाए थे इंटरव्यू में, ये मुझे पता चला था कि आप इतना आपको नहीं आ रहा है, द बोर्ड इज बैशिंग यू, ठीक है, स्पेशली हमने जो मॉक्स जो देते हैं उसमें होता है कि द बोर्ड स्टार्ट्स बैशिंग यू, ठीक है, हर बोर्ड नहीं, मतलब 80% 100% में 20% बोर्ड आपको मिलेंगे ही, इफ यू आर गिविंग 6-7 मॉक्स, जैसे मैंने दिया, तो उसमें 20% बोर्ड होता है कि वो आपको मॉक मतलब वो आपको बैश करेंगे ही करेंगे। बट आपको उस बैशिंग में भी ना कि मतलब बैश इन द सेंस कि आपको वो डीमोटिवेट करने के लिए बैश नहीं कर रहे, बट आपको देखना चाहते हैं कि ये इंसान टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे भयंकर क्वेश्चंस थ्रो करेंगे जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। बट उस मोमेंट में भी आप किस तरीके से यू आर ट्राइंग टू बी मतलब पॉजिटिव, मतलब अंदर से भले कुछ भी हो, अंदर से आप चाहे रो रहे हो, ठीक है, लेकिन लेकिन आपको बाहर से दिखाना चाहिए कि सर डोंट वरी, आई हाँ एम फाइन। नहीं आई एम फाइन, आई एम फाइन, मतलब अंदर से आपका जो भी हो, हाँ, मतलब आप आपका ईगो जो है शटर हो चुका है, मतलब आप बस रोने वाले ही हो, उस मोमेंट में भी अगर आप बोल रहे कि सर आई एम रियली सॉरी आई विल रीड अबाउट इट, मतलब अगर आप उनको बोल पा रहे, अगर आप वो पहुंचा पा रहे, यू आर हैविंग अ स्माइल ऑन द फेस, की हम्बल मतलब पोलाइट। हम्बल पोलाइटनेस अगर आप दिखा रहे हैं और एक स्माइल के साथ बोल रहे कि सर नहीं पता सर, सॉरी सर, तो मतलब वो ठीक रहता है, वो ठीक होता है, मतलब ओके, आपको अपना स्माइल नहीं छोड़ना है। ओके। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, मेरा हम लोग का एस्पिरेंट का ही, उन्होंने हम्म 2 बार लिखा है। एक स्टूडेंट है, हम्म उन्होंने 2023 से प्रिपरेशन शुरू किया था और उनका पार्शियल पढ़ाई हुआ है, जैसे कि ओके पॉलिटी पार्शियल पढ़ाई किया है, वैसे ही आपका बाकी जो सब्जेक्ट है, असम हिस्ट्री इनकम्प्लीट है, या इकोनॉमिक्स पेंडिंग है, मतलब हाफ बेक, ठीक है। लेकिन अब ओके ओके वो बोल रहा है कि अगर अपकमिंग जो प्रीलिम्स, अभी तो नोटिफिकेशन निकला नहीं है, लेकिन अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए अगर आज से फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स अगर प्रिपरेशन करे तो क्या उनका हो सकता है? अगर बिल्कुल सीरियसली, उन्होंने वो भी मेंशन किया है कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स अगर मैं बिल्कुल सीरियस प्रिपरेशन में लग जाऊं, क्या मेरा पॉसिबल है प्रीलिम्स क्लियर होना या फिर पूरा एग्जामिनेशन? ऑफ ये कोर्स, उनका क्वेश्चन। ऑफ कोर्स, मतलब मैं तो सोचती हूँ कि हाफ बेक्ड होने से भी एक अटेम्प्ट दे ही दीजिए, बिकॉज इन एपीएससी यू डोंट हैव कि ये 6 नंबर ऑफ अटेम्प्ट ही है, ऐसा नहीं है, एज का है ना कि 38 होंगे तभी दे पाएंगे, तो हाफ बेक्ड होने से भी ट्राई टू सिट फॉर द एग्जामिनेशन, कि मतलब आप खुद को बोल के जा रहे हैं कि मैंने उतना नहीं पढ़ा है, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मतलब तीर मार के फर्स्ट आ जाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं, एक्सपेक्टेशन मत लेके जाना,
लेकिन जाके बैठना, यू विल अंडरस्टैंड कि मतलब वहां का वाइब कैसा है, या फिर एग्जामिनेशन में क्या होता है, मुझे कहाँ पे मेहनत करना है, क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, इस तरीके से. सो इट विल बी बेटर इफ यू सिट फॉर द एग्जामिनेशन. एंड अगर आप आज से शुरू कर रहे, मुझे तो लगता है कि आज से जो भी कोई शुरू कर रहा है और हाफ बेक्ड भी है, तो यू कैन स्टार्ट, मतलब यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन. complete your polity, complete your economics, complete your science and tech, complete your environment, and you'll be good to go. क्या पता नसीब भी अच्छा हो, उस दिन एग्जाम भी क्लियर हो जाए. एज, हाँ, एज मैटर्स. अगर मतलब ये एक टेंडेंसी होता है कि इस साल प्रिपरेशन नहीं है, अगले साल दे देंगे, लेकिन इसी के चक्कर में एज जाते रहते हैं. अल्टीमेटली एक एज के बाद तो आप दे ही नहीं पाओगे ना. बैठ जाना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए ना लाइफ में. एग्जैक्टली, रिग्रेट नहीं करना चाहिए. एग्जैक्टली. ओके, फाइन. इसमें और एक सवाल है जो स्टूडेंट्स का ही है. तो उन्होंने बोला है कि सर मेरा इंग्लिश इतना ठीक नहीं है. तो इंग्लिश उसका आई थिंक कोई लड़की होगा, पता नहीं. आई एम फेसिंग प्रॉब्लम टू राइट आंसर्स, स्पेशली उसका रीजन बताया है इंग्लिश इज वीक. तो उनका इंग्लिश खराब है और वो फेस कर रही है एग्जाम आंसर राइटिंग में. सो कैन यू गिव मी सजेशंस? इंग्लिश तो आई मतलब इट्स वेरी पर्सनल, ठीक है. बट इंग्लिश शुड नॉट बी समथिंग दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम राइटिंग आंसर्स. एंड मतलब ट्राई टू बिल्ड इट. मतलब जैसे मेरा भी है, मैं आई एम एब्सोल्युटली वीक, मतलब वीकेस्ट स्टूडेंट इन मैथ्स, बट मैं फिर भी ट्राई करती हूँ. फिर भी आई ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस. वो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते, बट फिर भी सम इम्प्रूवमेंट इज बेटर. वन इज ऑलवेज बेटर देन जीरो, ये हमेशा याद रखना है. एंड इंग्लिश तो देखिए भैया, हमारा फर्स्ट लैंग्वेज भी नहीं है. इट्स नॉट समथिंग जो हमें प्राउड भी नहीं होना चाहिए कि अगर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है. कोई प्राउड होने वाली बात नहीं. अगर आप लूसिडली भी अच्छा इंग्लिश में लिख लेते हैं, अगर आप डिसेंट इंग्लिश में लिख पा रहे हैं, यू मतलब अगर आप अपने थॉट्स को भी कन्वे कर पा रहे हैं विथ एडिंग एग्जाम्पल्स, इट विल बी फाइन. और अगर इंग्लिश अच्छा नहीं है तो एसएमएस तो अच्छा होगा, एसएमएस में लिख लीजिए. ओके. ये प्रिपरेशन जो होता है, ये एक बिल्कुल एक लोनली फील करा देता है, इजंट इट? तो ये लोनलीनेस जो होता है, ये आपने कैसे डील किया? लोनलीनेस तो ये तो प्रिपरेशन के बाद भी चल रहा है, मतलब वो फेज तो. बट इट्स फाइन. मतलब सीख जाते हैं आप, मतलब बहुत मजबूत बन जाते हैं. मतलब उसके बाद आपको वो नहीं पड़ेगा. हाँ होता है, मतलब आई वोंट लाई, मतलब आई वाज वेरी एनवियस विद माय फ्रेंड्स जो मतलब घूमने जा रहे हैं, ठीक है. आई आल्सो वांटेड कि आई वांट टू गो आउट, सोशलाइज करूं, मतलब. बट वो होता है, यू हैव टू गिव अप समथिंग. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर चीज का रहता है. यू हैव टू गिव अप समथिंग. घूमना घूम लेंगे, एक साल बाद घूम लीजिएगा. या फिर मैं खुद को ही समझाता है, एक साल बाद घूम लेगा. मनाली तो वही है, कश्मीर तो वही है, तुम जाना तो वही रहेगा. तो एक साल बाद चले जाना, पर मेहनत करके चले जाओ. हाँ, सबका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है. ओके. सोशल मीडिया, अब बहुत लोगों का ये सवाल है कि सोशल मीडिया को क्या बंद करके रखना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण बनता है. तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? आपने कैसे हैंडल किया था? हाँ, मैंने तो डिलीट ही कर दिया था. मतलब डिलीट इन द सेंस कि डीएक्टिवेट नहीं किया था, बस डिलीट किया था, क्योंकि मुझे जानना होता था कि कौन क्या कर रहा है. तो मैं बहुत रेयर होता था, क्योंकि आई वाज मतलब मैं पूरा छोड़ चुकी थी, तो मतलब मुझे याद भी नहीं आता. एक दो बार ट्राई करके देखिए, छूट जाता है ना. इंस्टाग्राम इज लाइक कि वही है कि एडिक्शन, वो छोड़ सकते हैं आप. ऐसा नहीं है कि नहीं हो पा रहा है, छोड़ सकेंगे. मतलब आप ट्राई करके देखिए, डिलीट करके देखिए, एक बार छूट जाता है. पर हाँ, मतलब मन होता है तो कभी वेब से खोल के देख लीजिए. इंस्टाग्राम डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, वेब से खोल के देख लीजिए, फिर वेब पेज हटा दीजिए, पढ़ने बैठ जाइए फिर से, ऐसे करके. फ्रेंड्स वगैरह का कैसा क्या रोल था? फ्रेंड्स एंड फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए. मीन्स उन लोग, जैसे कि मान लीजिए अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा होता है, फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाना है, ये करना है, तो हाउ टू से नो टू द फ्रेंड्स. एंड सेकेंडली फैमिली सपोर्ट, ये कितना इम्पोर्टेंट होता है एक जर्नी में? हाँ, दोनों के बारे में थोड़ा बताइए. Family support is the biggest factor that has kept me motivated throughout my preparation. So all my love and respect to my parents, my family, जिन्होंने मतलब they have been very consistent with my
एफर्ट्स, एंड उनको पता था कि समडे और द अदर, उनको भी पता था कि कर ही लेगी ये, मतलब उतना मेहनत कर रही है तो कर ही लेगी, मतलब ऐसा टाइप का। सो वो कंसिस्टेंटली मतलब दे हैव पुट इन, एंड इट इज अ ब्लेसिंग इफ यू आर गेटिंग, कि मतलब वो है आपके पास की। फ्रेंड्स छोड़िए भाई, फ्रेंड्स का मैं, आई एम नॉट समबडी जो जिसके, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मैं मतलब उतना फ्रेंड्स का मेरे पास उतना है भी नहीं, सो मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे। बट फैमिली इज समथिंग जो कांस्टेंट एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन थे, एंड फ्रेंड्स भी थे फॉर दैट मैटर, ठीक है, एक दो मतलब थे कुछ खास फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे कांस्टेंट मोटिवेशन, देवर कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन। एंड मतलब और मतलब है कि वो लोग एपीएससी सर्कल के नहीं थे, सो नो एनवी, उनके बीच में कोई एनवी भी नहीं था, कोई जलन भी नहीं था, तो वो भी एक मैटर करता है। तो उन्होंने काफी ज्यादा उन्होंने भी हेल्प किया है, एंड पेरेंट्स तो है, इम्पोर्टेंट रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अल्टीमेटली आप मतलब बैटल है ना, फाइट कर रहे हो, हर रोज उठ के वो सेम चीज पढ़ना, इट इज अ कांस्टेंट बैटल, एंड यू नीड समबडी टू शेयर योर फीलिंग्स, कि आज अच्छे से नहीं हो पा रहा पढ़ाई, या फिर आज मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, क्या करूँ, तो नीड समबडी टॉक टू। तो वो आपके लाइफ में कौन था, फैमिली? माय मदर। ओके, दैट्स नाइस। अच्छा, ये पूरा प्रिपरेशन में कभी आपको ऐसा फील हुआ कि यार बहुत हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, अब क्विट करते हैं, ऐसा कुछ कभी फीलिंग्स आया? नहीं, नहीं कभी आया, नहीं आया? ऐसा फीलिंग्स आया, नहीं आया मतलब मैनिफेस्ट, मैंने तो यूनिवर्स को डेली डेली मैनिफेस्ट करके यूनिवर्स को परेशान, मतलब आई डोंट नो, मतलब मैं थोड़ा मैनिफेस्टेशन में बिलीव करती हूँ, मतलब यू सोचती थी कि मैं तो ऑफिसर बन ही चुकी हूँ, मतलब मैं तो डेली उठ के सोचती थी कि अरे मैं तो ऑफिसर बन ही चुकी हूँ अब तो, मतलब डिल्यूजन, मतलब डिल्यूजन, डिल्यूजन इन द सेंस कि मैं मैनिफेस्ट करती थी। जब आप मैनिफेस्ट करते हो चीजों को तो वो हो जाता है अल्टीमेटली। सो मतलब मैंने कभी गिव अप का सोचा भी नहीं था, इतना जल्दी तो नहीं सोचा था कि मतलब ठीक है थोड़ा समय लेके कर लेंगे, बट गिव अप करने का मैंने कभी सोचा नहीं। ग्रेट, गुड टू हियर। नेक्स्ट अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि लॉन्ग स्टडी आवर्स और कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी आएगा तो आप लॉन्ग स्टडी आवर्स में बैठ लेंगे। लॉन्ग मीन्स हाउ कंसिस्टेंसी। लॉन्ग? 8 hours, 9 hours, 12 hours? 7-8 आवर्स, अभी तो अगर आप 6-7 घंटे भी पढ़ रहे हैं, इट इज मोर देन। More than enough, okay. And what about before exam? बिफोर एग्जाम 12-13 आवर्स, कभी कभी 14 आवर्स तक भी स्ट्रेच हो जाता है। स्ट्रेच हो जाता था, ओके फाइन। अच्छा, नेक्स्ट आपने स्टडी प्लान के बारे में थोड़ा बताइए, मींस डेली करते थे या फिर वीकली या फिर कैसे? बिकॉज रिवीजन इज अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट, तो उसको लेके कैसे आपने इस अप्रोच को रखा था? रिविजन, नहीं नहीं, आई मीन स्टडी प्लान, जो उसमें और डेफिनेटली स्टडी उसमें प्लान। रिवीजन भी इंक्लूडेड होगा, जाहिर सी बात है। स्टडी प्लान तो मतलब जिस दिन जो मतलब ऐसा है कि अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे या फिर कभी पॉलिटी पढ़ रही हो, तो वो सब्जेक्ट जब तक खत्म ना हो, मेरे को भी सांस नहीं आता था, मतलब कि खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब खत्म करो इसको भाई, जल्दी जल्दी रैप अप करो, खत्म करके इसको खत्म करो, मतलब तो एक मन में सेटिस्फेक्शन आता था। तो यूजुअली एक सब्जेक्ट मुझे कितना लगता था, 4 डेज एट मैक्स। अगर पॉलिटी पढ़ रही हो तो कभी कभी थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ रही हो, सो पहला एक बार पढ़ लिया तो इट टुक मी अराउंड 30 डेज। फाउंडेशन कोर्स में अगर मैं एनरोल थी तो 30 डेज लग गया था, पर बाद में क्योंकि मेरे पास अपने खुद के नोट्स थे तो वो टाइम रिड्यूस हो गया, 30 डेज से डायरेक्ट 4 डेज में जंप हो गया था, बिकॉज पता था कॉन्सेप्ट आते थे। तो वो मतलब स्टडी प्लान में ना चेंज होते रहता है, कोई कंसिस्टेंट कंसिस्टेंसी नहीं। फॉर यू एंड योर फाउंडेशन कोर्स ने बहुत हेल्प किया आपको। फाउंडेशन कोर्स ने तो वो, हाँ, हेल्प तो किया था। हमारा भी एक फाउंडेशन कोर्स आ रहा है, एक तो खत्म हो गया, नेक्स्ट इज अपकमिंग, जो ओनली कंपटीशन की ओर से है, वो फ्रॉम 20 अप्रैल से नेक्स्ट फॉर 2027 का जो फाउंडेशन बैच है वो 20 अप्रैल से शुरू होने वाला है। तो ये फॉर एक्सपीरियंस जानने के लिए मैंने बता दिया है। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, कभी कभी ऐसा हुआ है कि डेली टारगेट्स या फिर वीकली टारगेट्स मीट्स नहीं हो पाया? बहुत बार, तब बहुत आप क्या बार। करते हो? तब मैं इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ कि क्या क्या गलत किया भाई, पढ़ाई तो कर रहे हैं, फिर भी क्या गलत हो गया जो मिस हो गया है, नहीं कर पा रहे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत ज्यादा लिखने में टाइम वेस्ट कर रही हूँ, बिकॉज मैं वो एकदम कन्वेंशनली पढ़ने वाली लड़की हूँ, मतलब आई नीड माई नोट्स इन माई हैंड्स, आई कैन नॉट रीड इट फ्रॉम माई फोन, फ्रॉम माई आईपैड या फिर लैपटॉप से नहीं पढ़ सकती हूँ, आई नीड इट इन माई हैंड्स। तो कभी कभी क्या है, मैं लिखने में ज्यादा वेस्ट कर देती थी, तो मैं क्या करती थी कि उसका प्रिंट आउट निकाल लेती थी, फिर उसके बाद देखती हूँ
वाओ टाइम तो बच गया, तो उसके बाद कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपने कभी एक वीक का मिस किया तो नेक्स्ट वीक में उसको रैप अप करके कंप्लीट कर लीजिए, और हो जाता है, वो उतना टफ नहीं है, हो जाता है। ओके, सो व्हाट मेक यू स्टे डिसिप्लिन ओवर ए मंथ, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम? ऐसा कौन सा क्वालिटीज है आपने मतलब खुद को आप सोचते हो कि हाँ इसने मुझे बहुत हेल्प किया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ताकि मैं डिसिप्लिन रह सकूं थ्रू आउट द जर्नी? ऐसा ऐसा तो ऐसा मतलब आई डोंट नो, मतलब आपको एक ना वो चस्का चल जाता है इस एग्जाम का। इट्स लाइक धीरे धीरे इट वाइन की तरह है, धीरे धीरे चस्का चल जाता है आपको इस एग्जाम का। और जब आप नहीं होते हो ना, तो आपको एक मन में गिल्ट भी रहता है कि नहीं पढ़ाई किया, नहीं पढ़ाई किया, ऑलराइट, तो वो खराब लगता है। ऐसा कोई ओके, क्वालिटी तो नहीं है, पर हाँ बैठना पड़ता है आपको, मतलब। फाइन। अगर आपको इस मोमेंट पे अगर बताया जाए, इफ यू वांट टू लाइक, आपको अगर रिस्टार्ट करना है प्रिपरेशन, ठीक है, मान लीजिए आपको रिस्टार्ट प्रिपरेशन रिस्टार्ट करना है, तो आप ऐसा क्या डिफरेंटली करना चाहोगे? सर्विस रहेगा कि नहीं रहेगा, पहले वो बताइए, सर्विस है कि नहीं मेरे पास? सर्विस है ना, मतलब नहीं, एकदम दोनों, जीरो से क्योंकि शुरू सर्विस करेंगे। होने से आप नहीं नहीं, आप सोच लीजिए कि आप सर्विस में नहीं हो, क्योंकि सर्विस में नहीं होगा तो है। आप डेफिनेटली आप लाइटली लोगे, वो नहीं हाँ, चाहिए, क्योंकि हमारा जो जो सुन रहा है ओके ओके ऑडियंस, नॉट इनटू इन सर्विस। तो ओके ओके। आप सर्विस में नहीं हो, ठीक है, मान लीजिए आप नहीं हो और आपको फिर से प्रिपरेशन करना है, तो ओके। आप क्या डिफरेंट करना चाहोगे पिछले बार से, कि नहीं यार ये मेरा गलत था, या फिर ये ऐसा नहीं होगा, तो आप क्या डिफरेंट करना चाहोगे? आई वुड से कि मैं ऐसे में थोड़ा सा बेटर इम्प्रूवमेंट लाऊंगी, अपना ऐसे में मैं बेटर इम्प्रूव करूंगी, ऐसे। और हाँ, ऐसे में अच्छा इम्प्रूवमेंट लाने का कोशिश करूंगी, और थोड़े GS3 में थोड़ा और फोकस करूंगी। मतलब GS3 में इट हैड बीन अ पेन पॉइंट फॉर मी, GS3, पर GS3 में थोड़ा और बेटर, और ऐसे को थोड़ा इम्प्रूव कर सकती हूँ फॉर मीन्स। और प्रीलिम्स में तो, प्रीलिम्स में क्या, मतलब मॉक्स और थोड़ा लगा सकती हूँ, मॉक टेस्ट। ओके, फाइन। सो व्हाट आर दो स्टेप्स कि लाइक जो एस्पिरेंट्स को विदाउट इवन रियलाइजिंग वो उसमें फॉल गिर जाते हैं, ऐसा करंट क्या कौन सा अफेयर्स, step है? करंट अफेयर्स, ओके। करंट अफेयर्स में फॉल हो जाते हैं। उनको मैं बोलती हूँ कि करंट अफेयर्स में उतना फोकस नहीं करिए, स्टैटिक इज द किंग, स्टैटिक इज द किंग। स्टैटिक इज द की टू सक्सेस, फाइन। So now we'll in the last part. तो अगर कोई आज से जीरो से अगर स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करोगे? हाँ, मतलब अगेन, मतलब दिस एग्जाम इज नॉट फॉर लाइट हार्टेड पीपल, ओके। बहुत कमजोर दिल वालों को नहीं, क्योंकि हर स्टेप में आपका दिल टूटता है इस हम्म, एग्जाम में। चाहे वो फर्स्ट मॉक लिख रहे हैं या फिर फर्स्ट मॉक आप दे रहे हैं, उसमें भी आपको, आप एक्सपेक्ट करेंगे आपको 95 आ रहा है, पर एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में बहुत डिफरेंस होता है। 50 में आप आके रुक जाएंगे, बहुत बुरा लगेगा उस समय पे, बहुत बुरा लगेगा, मतलब सोच भी नहीं सकते उस टाइप का बुरा लगेगा कि मतलब मेहनत तो कर रहा हूँ पर रिजल्ट नहीं आ रहा है। पर वो बार बार मेहनत करना है, इट्स लाइक कि आप बार बार यू आर पुटिंग दैट एफर्ट, मतलब वो एक बूंद एक बूंद एक बूंद एक बूंद गिर के आपका वो जो पत्थर टूट जाता है ना, उस टाइप का होना होगा। वो फर्स्ट बूंद से आपका कुछ इम्पैक्ट उतना आपको खास दिखने को नहीं मिलेगा, बट इट विल बी द 1000th बूंद जिससे वो पत्थर टूट जाता है। सो आपको वो कंसिस्टेंटली एफर्ट डालना ही पड़ेगा, डालना ही पड़ेगा, डालना ही पड़ेगा। एंड बहुत सारा चीजों के पीछे नहीं भागना है हमें, मतलब बहुत सारा चीजों के पीछे नहीं भागना है, बहुत ही लिमिटेड चीजों के पीछे हो, उसको उसके साथ बार बार रिविजन करना है। सो okay, so this will be my advice. एडवाइस, ओके। और एक बात पूछना चाहता हूँ इसमें, अगर आपको आ, ऐसा, अगर आप मतलब जो आपका जर्नी था इसमें अगर मैं पूछूं कि लाइक आपसे कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है, और आप वो मिस्टेक नहीं करना चाहते थे या फिर नहीं करना चाहोगे, तो वो कौन सा मिस्टेक होगा? कोई एक या दो बताइए। प्रीलिम्स के पहले मुझे शायद एक दो आंसर्स और लिखने चाहिए थे, ताकि मेंस के समय पे उतना ज्यादा प्रेशर नहीं फील होता। वो एक, मुझे लगता है कि वो एक छोटा सा इशू रहा है, बट वो अगेन आई हैड माय ओन सेट्स ऑफ इश्यूज
फियरिंग ऑफ प्रीलिम्स था ना, तो उसकी वजह से मैं नहीं लिख पाई थी। पर ठीक है, वो इट्स ओके, हर किसी का तो सेम ही नहीं रहता अप्रोच। तो वो एक हो सकता है एक चीज। और दूसरा हो सकता है कि मैं बहुत मतलब कभी कभी मैं मतलब आई यूज टू मतलब समटाइम्स की मतलब छोड़ देती थी कि ठीक है, बाद कुछ एक टॉपिक्स जैसे कि हमारा मतलब पॉलिटी का ही कुछ लास्ट के टॉपिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, कभी कभी मैं उनको नहीं करती थी, मतलब मुझे बोरिंग लगता था। सो वो टॉपिक्स को शायद मुझे थोड़ा अच्छे से करना चाहिए था, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। सो वैसे वैसे एक दो चीजें हैं, पर उतना कोई खास मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल। Okay, fine. Now some rapid fire. Okay. ओके। So a book that genuinely help you think better. कोई भी बुक जो आपको मतलब एक सोचने में मतलब कुछ हेल्प मिले, बुक्स मतलब फिक्शन या नॉन फिक्शन ऐसे टाइप का पूछ रहा है? कोई भी। याद नहीं आ रहा है ऐसा कुछ, मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बट आई वुड पास दिस आंसर, मतलब मुझे सोच के नहीं आ Okay. रहा है। Okay, fine. A small habit that make a big difference in your life. स्मॉल हैबिट ऑफ वेकिंग अप एंड सिटिंग इन द चेयर इवन इफ आई एम नॉट रीडिंग, मतलब मैं अपने चेयर पे बैठी हूँ, पढ़ नहीं रही हूँ, फिर भी बैठी हूँ, वो एक हैबिट है जो मतलब आपको वो पुश मिलेगा उस दिन का कि आप पढ़ना शुरू You कर। are सिट ऑन early. योर चेयर। You are early bird or night owl? नाइट आउल, प्रॉपर नाइट आउल। रात को पढ़ना है. रात को ही पूरा खींचने वाला पढ़ाई होता है। Okay, that's fine. So one thing an aspirant should stop doing immediately. मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड करंट अफेयर्स के पीछे जो भागते हैं हम सब, वो इमीडिएटली स्टॉप होना चाहिए। करंट अफेयर्स का सोर्स लिमिटेड होना चाहिए ना. हाँ, मतलब बहुत सारा नहीं चाहिए, एक सोर्स को ही पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए. बार बार रिवाइज करिए उसी सोच को। उसको वो नोट्स बनाना जरूरी है. नो, जो करंट अफेयर्स मटेरियल्स वगैरह होते हैं उसी में से रिवाइज करते जाइए. उसी में रिवाइज करिए। Okay, that's nice. So one line you lived by your preparation. One line I lived Yeah, one line, during any my one. preparation. Yeah. Oh, work hard in silence, You let the can that success preparation. make your noise. हाँ. Work hard in silence so that your success makes the noise. Make some वो noise. वो मतलब आई केप्ट माय प्रिपरेशन वेरी लो, कि मैंने किसी को नहीं बताया कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। ओके. अच्छा, एक क्वेश्चन है फ्रॉम आवर एस्पिरेंट्स कि वो बहुत लंबा लंबा लॉन्ग नोट्स है उसके पास, और उसके बाद उसको लगा कि शॉर्ट डायग्रामेटिक नोट्स बनाने से लेस टाइम लगेगा. लेकिन however the problem is that during revision I tend to forget the details of events if I don't write them in an expressive way. So what could be the solution? ड्यूरिंग ओके, सो पहले तो है कि आप उन नोट्स जो भी आपने जो लंबे लंबे नोट्स बनाए हैं उन्हीं नोट्स को शॉर्ट कर लीजिए, बिकॉज आपको पढ़ के समझ आ जाए कि इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो आप जब उसको छोटा कर लीजिए, उसके बाद आप उसको रिवाइज करिए, वो इवेंचुअली आपको हेल्प करेगा। सो ना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ये एक बहुत ही नेचुरल प्रॉब्लम है, तो ये होता है, पर ठीक है वो उस लंबे नोट्स का शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। Okay, fine. देन मेरा तरफ से क्वेश्चंस खत्म. अभी मैं सबसे पहले आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर ग्रैंड सक्सेस. थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू। और इसमें मैं दो पार्टी है, उन दोनों को भी मैं अपने ओर से थैंक यू करना चाहूँगा. एक राहे फाउंडेशन जिसका ये इनिशिएटिव है. राहे फाउंडेशन का एक अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, उन लोगों के लिए भी कुछ सीट्स अवेलेबल है, जो कि मतलब फाइनेंशियल जो रीजंस है वो सब किसी का बैरियर नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए राहे फाउंडेशन का एक कोलैबोरेशन है विथ ओनली कंपटीशन. तो राहे फाउंडेशन के ओर से अगर कोई ओनली कंपटीशन ज्वाइन करता है तो उन लोगों के लिए भारी एक जो फी स्ट्रक्चर है या फिर जो है अंडर प्रिविलेज जो स्टूडेंट्स है उन लोग के लिए काफ़ी इसमें हेल्प मिलेगा. तो अगर किसी को ये चाहिए तो राहे फाउंडेशन को आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो.
नंबर वन। नंबर टू, ओनली कंपटीशन को भी मैं थैंक यू करना चाहता हूँ फॉर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म एंड और उसमें भी ऐसे कई सारे कोर्सेज अवेलेबल्स हैं, जैसे कि आंसर राइटिंग हो गया, फाउंडेशन हो गया, क्रैश कोर्सेज हो गया फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर यूपीएससी एंड एपीएससी एग्जामिनेशन। तो अगर किसी को भी कुछ भी चाहिए या फिर जो serious experience है, you can visit our website as well as applications, and after that you can call on the given numbers both in Rahe Foundation and as well as only competition Assam। तो ये दोनों मतलब और इन दोनों के दोनों के ओर से भी मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ फॉर योर दिस सक्सेस। हाँ, और लास्टली आपका अभी पोस्टिंग कहाँ पे हुआ है? अभी तो इलेक्शन टाइम है, खैर पोस्टिंग तो हो गया होगा। I have been posted as a treasury officer in Lakhipur. Lakhipur is in Kacha, तो वहाँ के Lakhipur sub treasury में I have been posted, but अभी I am currently undergoing my training. So ओके, ट्रेनिंग। अभी तो शायद 2-3 दिन का बंद भी होगा ना? नहीं, आई मीन तो से 2 या 3 दिन बीच में खुला है, बाकी बंद है ना कुछ? हाँ, वो बिहू वगैरह के बोल रहे हैं। बिहू है वगैरह। बिहू में एंड यस, वोटिंग के दिन एक दिन ऑफिशियल हॉलीडे है, सबका ही है, और बिहू के समय पे बंद है 3-4 दिन का। हाँ, मतलब एक वीक छुट्टी का आ रहा है, थोड़ा छुट्टी का आ रहा है, एग्जैक्टली। एक्चुअली आप लोग का ही उसमें मेरा स्टूडेंट भी है जो पास आउट। हाँ, वन ऑफ द गर्ल इज मयूरी, इफ यू नो। ओके, यस ऑफ कोर्स, माय स्टूडेंट। तो जो भी है, खैर उन्होंने उसी ने बताया था कि सर ऐसा ऐसा बात है, मतलब चलो ठीक है, अच्छी बात है। ओके, मयूरी इज अ वेरी गुड फ्रेंड। ओह, तो पूछना उससे। ओके, श्योर। चलो, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ठीक है देन, ओके देन, थैंक यू। अभी यहाँ पे मैं क्लोज करना चाहता हूँ, उससे पहले एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं अगर किसी का कुछ है तो। नहीं, ऑल हैव बीन लाइक सब कुछ हम लोगों ने कर लिया है। ओके देन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस लाइव। थैंक यू सो मच। ओके, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। गुड नाइट, बाय बाय।